तो सभी लोगों का स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल पर। जो भी हमारे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज़। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में हमें एक डिफरेंट वर्ल्ड में डार्क कॉइन डायनेस्टी के इंपीरियल पैलेस को दिखाया जाता है और इस इंपीरियल पैलेस का जो फॉर्मर एम्परर है जिसका नाम क्वीन यान है, जो कि तू क्वीन जान, जो अभी अभी यहाँ पर मारा गया है, और यहाँ पर उसका चौथा बेटा जिसका नाम तू ही है, उसने इस सिंहासन पर अपना कब्जा कर लिया है और अब यहाँ का किंग बन चुका है। लेकिन असलियत बात ये है कि तू ये कभी भी क्वीन जान के द्वारा उसकी ज़िंदगी में कभी भी उसे प्रिंस के तौर पर नहीं चुना गया है। ये एक अनएजुकेटेड बंदा है जिसके पास दिमाग नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं है, एक नंबर का लूज़र है और ज़िंदगी में आज तक कभी भी सक्सेस नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे वो यहाँ पर एम्परर बनने में कामयाब रहा, अपने उस गद्दार भरे मिनिस्टर्स का इस्तेमाल कर कर। और तभी अचानक यहाँ पर नकली वाले जो तू ये है उसको होश आता है, तो वो पूरी तरीके से कंफ्यूज सा दिखाता है, लेकिन क्यों पता नहीं। और सामने अचानक से देखकर बहुत ज़्यादा शॉक होता है कि किसी की डेड बॉडी उसके सामने पड़ी होती है, कॉफिन कह सकते हो। और बताया जाता है वो अपने आप से सोचकर कि क्या कह रहे हो तुम कहना चाहते हो गुड फॉर नथिंग, बिना किसी काम का धल्ला सा बंदा तू ये, जिसकी स्टोरी मैंने अभी अभी तुम सभी को बताई थी, वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। अरे ये सिचुएशन क्या हो रखी है? मैं तो अभी सिर्फ स्टोरी बता रहा था, मैं यहाँ पर कैसे आ गया? और तभी अपने पास्ट के बारे में थोड़ा सा बताता है और बताता है कि कुछ समय पहले की बात है। कुछ समय पहले मैं एक मॉडर्न पर्सन हुआ करता था, जहाँ पर मेरे को वीडियोस देखना, रील्स देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। और तो और उतना ही नहीं, बल्कि मुझे डांस की रील्स देखना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन जब मैं एक दिन अचानक से वीडियोस को देखने में लगा हुआ था, तभी मेरी स्क्रीन पे एक अजीब सा मैसेज आता है और कोई मुझसे पूछ रहा होता है कि अगर तुम एंशिएंट टाइम्स में वापस जाना चाहते हो तो आखिरकार तुम कौन सी डायनेस्टी में वापस जाओगे, तुम मुझे बता सकते हो कहाँ पर तुम टाइम ट्रेवल करोगे। जिसको देखकर मुझे गुस्सा आती है और मैं उस पर चिल्लाते हुए कहने लगता हूँ कि अगर मैं वाकई में टाइम ट्रेवल करना चाहता हूँ तो मैं अपने इस मॉडर्न वर्ल्ड में ही रहना पसंद करूंगा। मैं किसी डायनेस्टी वायनेस्टी में नहीं जाऊंगा। वहां पर ना कोई गेम है, ना मोबाइल है, ना इंटरनेट है। भाई कौन रह पाएगा वहां पर जिंदा? आप लोग बताओगे, आप रह लोगे बिना इंटरनेट के? भाई ये तो ना रह पा रहा। इसने तो साफ साफ बता दिया कि ये कैसा बेवकूफ भरा क्वेश्चन पूछने में लगे हो तुम लोग बे। और ये सुनने के बाद इसकी कतई आत्मा को आग लग जाती है और गुस्से में वहां पर टाइपिंग करना चालू कर देता है और बताता है कि अच्छा तो मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ, आ जा बेटे तू मैदान में। और तभी वो उसको मॉन्स्टर और गालियां देना चालू कर देता है और कहने लगता है कि एंशिएंट टाइम में तुम जाना ही क्यों चाहते हो? वहां पर तुम्हें कौन सा अच्छा वाला डिस्काउंट मिलने वाला है? यहाँ पर तुम्हारा हारेम बनने वाला है क्या? वहां पर तुम पब में जा सकते हो? नहीं जा सकते। तो एंशिएंट टाइम में आखिरकार ऐसा है क्या? उसमें सिर्फ और सिर्फ वॉर, लड़ाई, धोखा और भाई साहब क्या क्या नहीं चलता। और मैं तो एक मॉडर्न बंदा हूँ, यहाँ पर मैं अपनी लाइफ आसानी से जी सकता हूँ, तो मैं आखिरकार अपनी ज़िंदगी को तबाह क्यों करूँगा? और यहीं पर कहानी आती है प्रेजेंट में, जब उसे होश आता है कि ये बंदा ऑलरेडी पास्ट में आ चुका है बिना इसकी मर्जी के, और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ये तो बस मैं एक मजाक में कहने में लगा हूँ, तो उसे बस गालियाँ वैसे दे रहा था। क्या तुमने तो ये सब सीरियस कर दिया है? मुझे वाकई में किसी अननोन डायकोन डायनेस्टी में ट्रिक करके यहाँ पर भेज दिया जा चुका है। और तो और सिर्फ उतना ही नहीं, मेरी जो ग्रैंड ओपनिंग है, भाई साहब मानना पड़ेगा, मुझे यहाँ का सीधा सीधा एम्परर बना दिया बे। और तभी उसके हाथ में एक अजीब सा ब्रेसलेट होता है, उसमें से सिस्टम की आवाज़ आती है और सिस्टम उससे कहने लगता है कि तुम्हारा जो मिशन है सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। सिस्टम तुम्हें मिशन देता है कि तुम्हारे जो सब्जुकेटेड कंट्रीज की जो इंफॉर्मेशन है वो सिस्टम सर्च करने में लगा हुआ है। हेलो होस्ट, मेरा नाम एआई है, मैं तुम्हारा असिस्टेंट बैन हूँ। अरे भाई साहब, इसमें तो बैन रख दिया, ये नाम कुछ जाना पहचान लग रहा है। कमेंट करके जरूर बताना। और तुम मुझे बेंजियन कहकर भी बुला सकते हो। जब ये बंदा ये सब देखता है तो उसका मुंह शौक के मारे फटाका फटा जाता है और कहने लगता है कि तुम मुझसे मेरे साथ किस तरह का मजाक कर रहे हो? कौन सा बेंजियन की बात कर रहे हो तुम? मेरे साथ ट्रिक करना बंद करो और मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज दो। लेकिन सिस्टम उसे डायरेक्टली मना करता है और उससे कहने लगता है ये सिस्टम है वो हमारे होस्ट की इच्छा के अनुसार उसे सिस्टम को बनाया गया है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो जो क्वाइन डायनेस्टी है तुम्हें उसे डिस्ट्रॉय करना है, यही तुम्हारा मिशन है और तुम उसके बाद रियलिटी में वापस जा सकती है। कम ऑन, मैं तुम्हारी पूरी तरीके से मदद करूंगी ना, तुम सीधे डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर देते ब्रो? जब हमारा एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है तो उसके बगल में बैठी हुई लड़की कुछ अजीब सा महसूस करती है, क्योंकि इसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो पूरी तरीके से इसके लिए नए हुए हैं। और कहती है मन में सोचते हुए कि जो तू ये है जो कि पूरी तरीके से गुड फॉर नथिंग प्रिंस है, वो अचानक से इस तरह के एक्सप्रेशन क्यों बनाने में लगा हुआ है? मैंने इसको तो कभी ऐसा एक्सप्रेशन बनाते हुए ना देखा। दूसरी तरफ हमारा एमसी मन में सोचते हुए देखता है सिस्टम की बात सुनकर मैं वाकई में अपने ओल्ड वर्ल्ड में जा सकता हूँ कि अगर मैं इस क्वाइन डायनेस्टी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूं तो ये मेरा पहली बार हो रहा है जब मैं इस तरीके के टाइम ट्रेवल सिस्टम के बारे में सुन रहा हूँ जो कि इतना ज़्यादा वियर्ड है। लेकिन ये लड़की अभी भी थोड़ा सोचती है उसको देखते हुए घूर घूर कर और उससे कहने लगती है जब भी ये बंदा मुझे देखा करता था तो मुझे एक बढ़िया सी स्माइल मारा करता था, लेकिन आज इसे देखो ये अजीब तरीके के एक्सप्रेशन बनाने में लगा हुआ है।
जब इतना सोचने में लगी हुई होती है तभी हमारा एमसी उसकी तरफ जोर से घूरता है, जिसको देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है और कंफ्यूज हो जाती है, समझ नहीं आ रहा होता कि चल क्या रहा है। और हमारा एमसी भी उसे देखकर काफी शॉक होता है, उससे पूछने लगता है कि अबे तेरी ये कौन आ गया बे। तभी सिस्टम उसे एक्सप्लेन करता है, उसे बताने लगता है कि इसका नाम जाओ शू है, जाओ जुओ की अडॉप्टेड डॉटर। जो जाओ जुओ है उसने उसे तुये को दिया था उसकी कंक्यूबान के तौर पर उसके हार्म में ज्वाइन करने के लिए, ताकि वो इजीली बिना किसी परेशानी के इसे कंट्रोल कर सके और इसे मॉनिटर कर सारी की सारी डिटेल्स उसे भेज सके। लेकिन तभी हमारा एमसी उसके सर पर उसके सारी की सारी डेटा इंफॉर्मेशन देख लेता है, जिसको देखकर वो कंफ्यूज होता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार मैं इसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन और डेटा को क्यों देख पा रहा हूँ, जैसे कि मैं कोई गेम खेलने में लगा हुआ हूँ। तो सिस्टम भी उसे एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगता है कि ये जगह यानी कि ये फंक्शन तुम्हारे लिए एक प्राइमरी फंक्शन है, जो कि तुम्हें सिस्टम के द्वारा दिया गया है होस्ट को, और जो होस्ट है वो इसका इस्तेमाल कर किसी की भी इंफॉर्मेशन देख सकता है। लेकिन वो बंदा एक मेन कैरेक्टर होना चाहिए, यानी कि इन तुम्हारे इस सिचुएशन में इन्वॉल्व कैरेक्टर होना चाहिए, जिससे कि तुम इस क्वाइन डायनेस्टी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सको। दूसरी तरफ जो लड़की इस तरीके की एक्सप्रेशन देखती है एमसी के चेहरे पर, तो वो पूरी तरह से कंफ्यूज होती है और पूछने लगती है मनी मन में कि आखिरकार मैं यहाँ पर चीजें इमेजिन करने में लगी हुई क्या। अभी अभी जब इसने मुझे देखा था तो मैंने इसकी आंखों में एक चमकती हुई लाल कलर की रोशनी देखी थी, जो कि मुझे घूरने में लगी हुई थी। आखिरकार समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार जो योर हाइनेसेस है वो मेरे साथ चाहते क्या हैं। और हमारा एमसी और जी दोनों एक दूसरे की नजरों में ऐसे देख रहे होते, न जाने क्या ही बोलूं, अब तुम ही बताओ यार कमेंट करके। लेकिन रियलिटी यहाँ पर खोज होती है, हमारा एमसी से देखकर सोचकर कह रहा होता है कि इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल यंग लेडी उसे वाकई में जाओ जुओ के द्वारा एक अरेंज किया गया है, वो भी एक स्पाई यानी कि जासूस के तौर पर। लेकिन इसका जो चार्म की वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा हाई है सिस्टम के अनुसार। दूसरी तरफ लड़की भी सोचती हुई कहती है कि मेरी जो एक्टिंग स्किल्स है मुझ पर उन्हें पूरी तरीके से प्राउड है भाई, पूरा घमंड हो रखा है मैंने मेरी एक्टिंग स्किल्स पर। मैं नहीं समझती कि आखिरकार इसने मुझे पकड़ लिया होगा, लेकिन अभी अभी इसकी जो एक्सप्रेशन है उसको देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इसने मुझे एक ही झटके में पकड़ लिया। तभी अचानक से एमसी को कुछ होश आता है और एक नया बंदा वहां पर प्रकट होता है और उसे बुलाता है और बोलने लगता है कि अच्छा मुझे समझ में आया कि जो योर मैजेस्टी है वो थोड़ा अपसेंट माइंडेड है, उनका दिमाग अभी काम में नहीं लग रहा है। आखिरकार आप मुझे बता सकते हो कि आखिरकार आप क्या सोचने में लगे इतने सीरियस होकर। जब हमारा एमसी उन्हें देखता है तो वो तुरंत समझ जाता है और उनको देखकर मनी मन में कहता है ओह, तो ये दोनों के दोनों जो लोग नीचे बैठे हुए हैं वो कोई और नहीं बल्कि मैं इस जगह के इस डायनेस्टी के सबसे बड़े गद्दार है, जो कि सिस्टम के द्वारा मेंशन किए गए थे। क्या मैं इनकी इंफॉर्मेशन भी देख सकता हूँ? तभी सिस्टम उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता है, जहां पर इस बंदे की इंटेलिजेंस 94, स्ट्रेंथ 76, चार्म 65, पावर 41, सपोर्ट 51 और स्कैमिंग एबिलिटी है 90 की। इस बंदे का नाम ली त्यान यून है और इस वक्त वह राइट प्राइम मिनिस्टर है इस क्वाइन डायनेस्टी का और जाओ जुओ का स्टेप ब्रदर सीधे शब्दों में कहा जाए। और तो और तू ये को वे कंट्रोलेबल पपेट समझता है और इसीलिए यहाँ पर तू ये को क्वाइन का एम्परर बनाने के बारे में सोचा इस बंदे ने। और बात करें इस फैटी के बारे में, जो कि कहीं भड़वा लग रहा होता है, इसकी इंटेलिजेंस 84 होती है, स्ट्रेंथ 66, चार्म 70, पावर 100, सपोर्ट 65 और स्कैमिंग एबिलिटी 79। इस बंदे का नाम जाओ जू है, जो कि लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर है इस क्वाइन डायनेस्टी का और ली त्यानियन का स्टेप ब्रदर। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये बंदा भी तू ये को कंट्रोलेबल पपेट और अपने क्वाइन एम्परर को अपने अनुसार चलाना चाहता है। ये बंदा इस तरह की जानकारी हासिल करने के बाद ये पूरी तरह से शॉक होता है और मनी मन में कह लगता है कि देखा जाए तो जो ली त्यानियन है उसकी जो पावर और स्कैमिंग एबिलिटी है वो वाकई में बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। इतना सोचते हुए लड़की भी कंफ्यूज होती है और मनी मन में सोच रही होती है कि आखिरकार जो पहली बार मैंने अपने इस हिज हाइनेसेस को इस तरीके का लुक बनाते हुए देखा है, पहली बार, ये वाकई में बहुत ज़्यादा डरावना था। मैं तो इसको देखकर काफी बहुत ज़्यादा डर गई थी, पर पता नहीं क्यों अचानक से इस तरह की जो एक्सप्रेशन है इसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट सी लगने लगी थी। दूसरी तरफ हमारा एमसी मन में सोचकर कहने लगता है कि जाओ जुओ के जो नंबर्स देखा जाए तो वो बेटर है इस बंदे के मुकाबले में और कई सारे सपोर्ट और मल्टीपल टैलेंट्स भी है इसके पास। तभी जाओ जुओ चिल्लाता है और उससे कहने लगता है कि हे ओल्ड, तुम्हें क्या लगता है कि जो हिज हाइनेसेस है वो इस बात को लेकर चिंता में है कि कहीं इनका जो एम्परर का थ्रोन है, जो सिंहासन है, वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहने वाला और दूसरे लोग उन्हें इधर से हटा देंगे। लेकिन ये बात सुनकर हमारा एमसी उन्हें बीच में टोकता है और उससे क्या लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस सिंपली यहाँ पर जो एम्परर का थ्रोन है और इस कंट्री के बारे में ये सोच रहा था कि मैं किस तरीके से इसको जल्दी जल्दी तबाह करूं और डिस्ट्रॉय करूं। ये बात सुनने के बाद ये लड़की थोड़ा कंफ्यूज होती है और उससे पूछने लगती है कि इस तरीके के मेरे अडॉप्टेड फादर के द्वारा इन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो हमारे हिज हाइनेसेस है उन्होंने बिल्कुल भी गुस्सा के इमोशन तक नहीं दिखाया अपने चेहरे पर। आखिरकार हमारे जो हिज हाइनेसेस है वो इस तरीके से कब से सोचने लगे अपने कैपिटल के बारे में, अपने देश के बारे में। तभी जुओ जाओ खड़ा होता है और उससे कहने लगता है जाओ जो कि आफ्टर ऑल जो लेट एम्परर थे उन्होंने लास्ट टाइम पर मरने से पहले प्रिंस तू सू को यहाँ पर क्राउन प्रिंस के तौर पर असेंड करने के लिए सभी लोगों के इसके बारे में घोषित कर दिया था, यानी कि बता दिया था कि यहाँ पर अगला एम्परर कौन बनेगा।
जब ये बात इसे पता चलती है तो मन ही मन में कहने लगता है कि अब समझ में आया कि आखिरकार जो प्रिंस है जिसे प्रीवियस एम्परर के द्वारा अपॉइंट किया गया था नए एम्परर के तौर पर, जिसका नाम तुसु है, यहाँ तक मुझे पता है कि ये बंदा इस वक्त इंपीरियल कैपिटल में मौजूद ही नहीं है, बल्कि मैं कई सारी आर्मी को लेकर दूसरी जगह पर वॉर करने के लिए गया हुआ है। मैं इसको नाम से नहीं बुलाऊंगा इस झाऊ को, इसको बात बुलाऊंगा इस फैटी के नाम से, ठीक है? तो समझ जाना गाइस। तो ये फैटी यहाँ पर आता है और उसकी एम्परर के कॉफिन के ऊपर हाथ रखता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जहाँ पर हम डिसऑबे करने में लगे हुए इंपीरियल डिग्री को, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपको फुल सपोर्ट दिखाएंगे ताकि आप इस सिंहासन पर पूरी तरीके से बैठ सको। आप कोई समझ में नहीं आए, यहाँ पर कोई भी ना रोकने वाला हमें। ये बात सुनकर हमारा एमसी भी काफी शौक होता है और कहने लगता है कि ओह, तो अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार इन दोनों के पास इतनी ज्यादा हिम्मत आई कहाँ से और इतने एरोगेंट कैसे हो गए इस इंपीरियल कैपिटल में ये लोग। ये फैटी अपने हाथ पटक पटक कर उसके कॉफिन को बहुत ज्यादा जोर से बजाना चालू करता है और उससे कहने लगता है कि भला ही जो हमारा जो कॉफिन है वो लिड से पूरी तरीके से भरा हुआ है, इसे ओपन नहीं कर सकते और ये एम्परर हमें उठकर वापस से मार भी नहीं सकता है, तो हम जो चाहे वो यहाँ पर कर सकते हैं। और ये बाकी में बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है उस तुसु के लिए कि आखिरकार वो एम्परर बनेगा या नहीं बनेगा। एनीवे, आपको इस बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लेट एम्परर की जो डेथ है वो हमने अभी तक उसके बारे में किसी को भी नहीं बताया है कुछ भी। और तो और शायद आपको पता नहीं होगा, बल्कि में जो जेड सील है उन्होंने ऑलरेडी हमें ये पास कर दी थी। हम इसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये हमारे लिए बढ़िया रहेगा कि हम इस जेड सील का इस्तेमाल कर सबसे पहले तो उस तुसु के खिलाफ एक बढ़िया सी डिग्री निकालें ताकि वो यहाँ पर कभी वापस आ ही ना पाए। अब जबकि ओल्ड एम्परर मारे जा चुके हैं तो हम आपको ये सील देते हुए आपको यहाँ का एम्परर घोषित करते हैं, लेकिन आप वही करोगे जैसा हम कहेंगे। और सबसे बढ़िया तो ये रहेगा कि उस तुसु को मर जाने दो और लेट एम्परर के साथ उन्हें भी दफना देंगे। इसके इस तरीके के स्कैम को देखने के बाद हमारा एमसी कतई शॉक हो जाता है और मन ही मन में क्या लगता है कि अगर मैंने इनके प्लान को फॉलो करने की कोशिश की तो पता ये लोग क्या करने में लगे हुए हैं। ये तुसु को मारने के लिए सोच रहे हैं, इंपीरियल डिग्री हासिल कर देंगे, इशू कर देंगे ताकि वो तुसु को मुझसे मरवा सके। इस तरीके से इनका प्लान सक्सेसफुल रहेगा, इससे कि मेरा जो थ्रोन है वो भी सक्सेसफुली सिक्योर रहेगा और तो और ये लोग मुझे अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। इससे तो मेरा जो गोल है वो मैं अचीव कैसे कर पाऊंगा। मेरा जो गोल एक सिस्टम के द्वारा दिया गया है इस कंट्री को डिस्ट्रॉय करने का, और मैं पूरी जिंदगी भर इनके लिए पपेट की तरह काम करूंगा और मेरे पास कोई भी दया नहीं रहेगी और मेरे पास खुद की कोई भी पावर नहीं रहेगी। जिससे पहले की जो ओल्ड एम्परर है उनकी जो हड्डियां ठंडी पड़े, उससे पहले ही इनके जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने गद्दारी कर दी और कॉन्स्पायरी दिखाकर, यानी कि चालाकी से स्कैम दिखाकर इस यूजलेस प्रिंस को इस थ्रोन पर बैठा दिया है, यहाँ का एम्परर बना दिया है ताकि वो इसे कंट्रोल कर पपेट की तरह पूरे वर्ल्ड पर कंट्रोल कर सके। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इनके ड्रामा को तो फॉलो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और इन कमीने लोगों ने तो इस यंग लेडी को मुझ पर नजर रखने के लिए मेरे यहाँ पर बगल में बैठा भी दिया है, मेरे कंकवाइन की तरह। मुझे लगता है कि मुझे अपने आगे से थोड़ा आसानी से थोड़ा सावधानी से खेलना पड़ेगा और केयरफुली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं कभी भी इनके इस ड्रामा का पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता। थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा मुझे भी। अब मुझे क्या करूं मैं। तभी उसकी नजर वापस से उस इंपीरियल सील पर जाती तो वो बिना कुछ सोचे समझे उसकी इंपीरियल सील को उसके हाथों से छुड़ा लेता है, जिसको देखकर फैटी शॉक होता है और चिल्लाते उससे क्या लगता है कि तू ये आखिरकार तुम ये सब क्या कर रहे हो बे। एमसी मनी मन में खुश होते हुए कहता है कि जब तक मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो ये तू ये है वो मारा जाएगा इन दोनों के द्वारा और जो क्वाइन कंट्री है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। परफेक्ट, ये है मेरा प्लान आखिरकार। लेकिन फैटी चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तू ये आखिरकार तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम यहीं पर रुक जाओ, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और उन दोनों के बीच में झपड़ चालू हो जाती है। वो उधर से सील छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा एमसी उसे सील देने के लिए तैयार ही नहीं है और कहता है कि अब तुम शायद ये बात भूल रहे हो कि अब मैं यहाँ का एम्परर बन चुका हूँ और मैं इसकी इंपीरियल सील को अब से मैं रखूंगा। और तो और जो भी मुझे मारेगा, जो भी मुझे हाथ लगाने की दुस्साहस दिखाएगा या फिर कोशिश भी करेगा, तुम्हारा उससे कुछ भी लेना नहीं है। मैं किसको मारूं, किसको छोड़ दूं, तो मैं घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम तो भाई एक तुझ से मिनिस्टर हो, तो मिनिस्टर की तरह रहो। जब ये लड़की इस तरीके से एम्परर को बिहेव करते देखती है तो वो काफी शॉक हो जाती है और उससे कहने लगती है कि क्या ये क्या होने में लगा हुआ है कि हमारे जो हिज हाइनेसेस है वो ओरिजिनली में इतने ज्यादा डेड मैन थे। मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा इनको ऐसा हरकत करते हुए। हम मेरे अडॉप्टिव फादर को भी इन्होंने इस तरीके से परेशान कर रखा हुआ है। इतना ज्यादा डोमिनेटिंग, यानी कि इतने ज्यादा खतरनाक लाइंस बोलने में लगे हुए हैं। इस लड़की का एम्परर पर कतई दिल आ जाता है। तभी हमारा एमसी चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिरकार तुम किसके फेवर में हो, तुम किसकी बात मानोगे, तुम किस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर ये लड़की की जो सोचने की क्षमता होती है वो कुछ और ही सोचने में लगी हुई होती है। इसके जो इमोशनल फेसियल्स है, उसकी जो एक्सप्रेशन है, इसको देखकर कतई अब मैं क्या बताऊं, इसकी एक्सप्रेशन इतनी ज्यादा हो रखी होती है। इन ऐसे लोगों को क्या कहते हैं जो एक्साइटमेंट हासिल करते हैं दूसरे लोग लड़ने से। आप समझ जाना भाई, कमेंट करके जरूर बताना। लेके इसको देखकर कतई इंप्रेस होते हो, कहने लगती है कितना तो बोल्ड मैन है, मानना पड़ेगा। लेकिन एक बात ये समझ नहीं आई कि इससे पहले के जो हिज
साइंसेस का जो बिहेवियर था वो इस तरीके से क्यों हुआ करता था। हमारे एमसी अपने उस इंपीरियल सील को अपने सर पर रख लेता है, वो फैटी उसे छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो जो छुड़ा बिल्कुल भी नहीं पाता, और इस तरीके से उसकी जो एक्टिंग होती है वो चालू होती है सोचने में लगी हुई है। तभी लड़की घूरती है उसकी तरफ से, फैटी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती हुई देखती है और कहने लगती है आपकी जो इंपीरियल सील है वो अपने एम्परर के हाथों में पहुंच चुकी है, तो अब अपने यहाँ पर ट्रू सेल्फ को दिखाने वाले हैं। और तो और मेरे जो एडॉप्टिव फादर है वो यहाँ पर इस परेशानी में होंगे कि अगर इंपीरियल सील उस पर नहीं रही तो वो क्या करेगा आगे से। फैटी काफी ज्यादा भड़क जाता है और चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट बनने में लगी हो जब से तुम इस थ्रोन पर असंडे हुए हो, तो तुम्हें पता भी नहीं होगा कि अगर मैं तुम्हें थ्रोन पर बैठा सकता हूँ तो मैं थ्रोन से उतार भी सकता हूँ, तो मेरी पावर को कम मत आंकने लगना, ठीक है। तभी हमारा एमसीसी उसे खूब गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है और उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो कम ऑन मुझे मारो मारो मारो, मैं भी तो देखूं आखिरकार तुम में कितनी ज्यादा दम है। अगर तुम सच में एक असली मर्द हो और तुम्हारे पास जो मार्शल पावर की वैल्यू 77 है तो तुम मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत करना। तभी ये बंदा हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है एम्परर पर और उसको कहता है कि मैं तेरा गर्दन दबाकर तुझे यहीं पर मार दूंगा, लेकिन उसकी डॉटर उसको आकर पकड़ लेती है और उससे कहने लगता है कि एडॉप्टिव फादर आपको शांत हो जाना चाहिए। लेकिन तभी उन दोनों की लड़ाई के बीच में ये बंदा आता है और उन सभी को शांत कराते हुए उससे कहने लगता है कि तुम दोनों को फाइट करने के लिए रुक जाना चाहिए, सबसे पहले तो तुम दोनों शांत हो जाओ, ओके। लेकिन हमारा एमसी जब उसे देखता है तो कहने लगता है कि ओ इस ली त्यानियन को तो देखो, वो कितना ज्यादा शांत शांत बिहेव करने में लगा हुआ है, लगता है कि मुझे इस एक्ट में आग में थोड़ा तो फ्यूल डालना ही पड़ेगा। जब ये वो उसे मनाने की कोशिश कर ही रहा होता है तभी हमारा एमसी इस इंपीरियल सील को जमीन पर छोड़ देता है, जिसको देखकर इसके एक्सप्रेशन कतई शॉक वाले होते हैं। और जैसी वो इंपीरियल सील जमीन पर गिरती तो फैटी का मुंह शौक के मारे फटाका फटा रह जाता है पूरी तरीके से, जहाँ पर हमारा एमसी मुस्कुराते हुए कहता है कि सॉरी मुझे माफ कर देना, ये मेरे हाथों से फिसल गई। तभी हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर क्वाइन जिंग ये दोनों के दोनों अलग अलग देश है। इस इंपीरियल सील की जो सिंबलाइज है वो अपनी डेस्टिनी और अथॉरिटी के बारे में शो करता है इस क्वाइन डायनेस्टी की, और ये इस एम्परर के कमांड है कि जितनी भी कंट्रीज हैं वो और इस सील का इस्तेमाल कर वो किसी पर भी ऑर्डर चला सकते हैं। वो सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो एक टोकन है इस वर्ल्ड को रूल करने के लिए। और जो क्वाइन किंग है जो टू क्वाइनजन हुआ करते थे वे अपने आप को क्वान युआन एम्परर कहा करता था। इससे पता चलता है कि वो क्वाइन डायनेस्टी का सबसे ज्यादा चलने वाला जनरेशन का एम्परर बना रहा है और जिससे कि जो इसकी जो डायनेस्टी है वो ज्यादा से ज्यादा समय तक बनी रहे। अब जबकि मैंने यहाँ पर इसकी इंपीरियल सील को तोड़ दिया है, ये सबसे ज्यादा कैपिटल ऑफेंस है, सबसे बड़ा क्राइम है, और जिससे कि मैंने इन दोनों को इतना ज्यादा गुस्सा दिला दिया है कि अब ये अपने गुस्से को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और सारा का सारा गुस्सा मेरे पर फोड़ देंगे। मुझे अब बिल्कुल भी इस बात पर भरोसा नहीं है कि आखिरकार ये मुझ पर अटैक क्यों ना करे। मैंने इसे पूरा रीजन दे दिया है मुझे मारने के लिए, तो अब तुम मुझे बताओ क्या तुम मुझे मारने वाले हो? और मेरा जो सपना है, जो मेरा जो मिशन है इस कंट्री को डिस्ट्रॉय करने का, क्या तुम उसमें मेरी मदद करोगे? ये बस सोच रहा था, लेकिन सामने वाले की जो एक्सप्रेशन होती है वो इतनी ज्यादा शॉकिंग होती है कि मैं भी इसको देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता हूँ। लेकिन ये बंदा तो भाई टस से मस ना हो रहा, लेकिन जो फैटी की जो आग लगती है नीचे से वो देखने लायक होती है। लेकिन तभी इस फैटी को ये बंदा शांत कराता है और उससे कहने लगता है कि योर मेजेस्टी आप जरूरी मजाक कर रहे होगे, आखिरकार जो पूरी की पूरी दुनिया है वो आपको बिलोंग करती है, तो ये छोटा सा टुकड़ा है जेड का वो क्या ही चीज है, अगर ये टूट चुका है तो टूट चुका है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं है। अब वैसे भी काफी ज्यादा लेट हो चुका है योर मेजेस्टी, अब आपको आराम करने के लिए जाना चाहिए, हम आगे के मैटर बाद में डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ पर इनकी जो सभा है वो यहीं पर खत्म हो जाती है और सभी के सभी अपनी अपनी तरफ जाने लगते हैं। लेकिन ये क्या हो गया भाई, हमारा एमसी तो सोच रहा था कि ये लोग उसे मार देंगे, कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी, फलाना दिखाना और इसका मिशन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन भाई ये तो पूरी तरीके से गद्दारी हो गई। ये क्या देख लिया इसने, तभी वो उसको किस तरीके से रोकने की कोशिश करता है और कहने लगता है क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं एक एम्परर हूँ, और जो एम्परर है हमारे यहाँ का, यहाँ पर भले ही एम्परर हो या कॉमन लोग हो, सभी के सभी लोग लॉ के अंडर में इक्वल आते हैं, तो क्या तुम मुझे बिल्कुल भी मारने नहीं वाले? और पूरी तरीके से इसकी बातों को इग्नोर करके ये लोग अपने रूम में जाकर घुसपुस करने लगते हैं। तो फैटी उससे पूछने लगता है कि हमें चाहे कुछ भी होता है जल्द से जल्द इस तू ये से छुटकारा पाना ही होगा। ये बात सुनकर ये स्कॉलर उसे बताता है, उससे कहने लगता है कि लौट जाओ, क्या तुम्हें इसका अंजाम भी पता है कि आखिरकार अगर तुम एलिमिनेट कर दोगे इस तू ये को तो क्या होगा आगे? ये बात सुनकर वो फैटी काफी गुस्से में चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुम किस अंजाम के बारे में बात करने में लगी हुई हो, तुम में तो बिल्कुल भी दम नहीं है, अभी भी तुम उस बच्चे को योर मैजेस्टिक अगर बुलाने में लगी हुई हो, उस एम्परर कहने के बुलाने में लगी हो, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। तभी ये स्कॉलर तो समझाता है और कहने लगता है कि तुम गधे उल्लू के पट्टे कहीं के, तुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है क्या? अब जबकि तुम जानते हो जो तू सू है वो ऑलरेडी यहाँ की जो सेना है आउटसाइड में वॉर की तरफ गया हुआ है, और इस समय पर अगर तू ये मारा जाता है तो जो पूरी की पूरी कैपिटल है वो एक सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में फंस जाएगी, एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाएगी यहाँ पर हम लोग अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो तुम इसके बारे
बारे में अंदाजा भी लगा सकते हो कि हम लेट एम्परर के जो सबसे ज्यादा ट्रस्टेड मिनिस्टर्स हैं उनके साथ क्या होगा। सबसे पहले हमें ही टारगेट किया जाएगा उस तूसू की मौत के कारण, और वो हमें इन्वेस्टिगेट करेगा और हमें पनिशमेंट मिलेगी। अब जबकि तू ये ना इंपीरियल सील को तोड़ दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो बार्गेनिंग चिप थी ना तूसू के खिलाफ, वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, अब हमें इसे सिंहासन पर असेंड करवाना ही पड़ेगा, यानी कि इसे बिठाना ही पड़ेगा। सो अब हम इससे छुटकारा बिल्कुल भी नहीं पा सकते। ये बात सुनकर फेटी काफी तो शॉक होता है और उससे कहने लगता है कि जरा 1 मिनट रुको, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम सजेस्ट कर रहे हो जो तू ये है उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर जानबूझ कर उस इंपीरियल सील को तोड़ा है ताकि तुम तूसू वो हम लोग तूसू को मारने के लिए ऑर्डर ना दे पाए किसी को। ये बात सुनकर वो सोचे समझा था कि तुमने बिल्कुल सही समझा। अगर ओरिजिनल में देखा जाए जो तूसू था वो काफी ज्यादा तुये के रास्ते में आने का सबसे बड़ा कांटा था। अब जबकि जो तूये है वो ऑलरेडी एम्परर बन चुका है, तो अपने ब्रदर के साथ यानी कि तूसू के साथ उसको अपनी रिलेशनशिप सही से सुधारनी है। और दूसरे शब्दों में अगर यहाँ पर देखा जाए, दूसरे तरफ से सोचकर देखा जाए, जो पूरी की पूरी जो दुनिया है वो हमारे इस कंट्री पर आंखें जमाकर बैठी हुई है। अगर क्वान डायनेस्टी को अगर बिल्कुल भी उन्हें मौका मिला अटैक करने का तो वो पूरी तरीके से हम पर अटैक कर देंगे। लेकिन बात करें तूसू के बारे में तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स है, उस पूरी की पूरी नॉर्दर्न कंटिनेंट को वो यूनिफाई कर सकता है और उसी की वजह से वहां पर शांति बनी हुई है। और तूसू अगर वहां पर नहीं बना रहा तो तुम्हें क्या लगता है कि वहां पर क्या होगा? जो जो जिस बंदे के पास इतनी ज्यादा मिलिट्री पावर है, अगर वो इस कोर्ट में आकर भी खड़ा हो जाए तो उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि हम दोनों भी उसके सामने कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी तू ये को वो ज्यादा फोर्स नहीं कर सकता अपने उस सिंहासन से उतरने के लिए। लेकिन मान के चलो अगर क्या होगा, अगर हम लोगों ने उस तू ये को ज्यादा हार्डली प्रेस कर दिया तो वो शायद तू से को उस कैपिटल में एंटर करने के लिए परमिशन दे दे, जिससे कि हमारे इतने भी प्लान है वो सारे के सारे प्लान धरे के धरे रह जाएंगे। फिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम्हें उस सभी के लोगों के द्वारा ऑलरेडी मारा जाएगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्या तुम इस बात को रिस्क लेने के लिए तैयार हो? मैं तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। इस वक्त जो तू है वो ट्रायंगुलर रिलेशनशिप का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है हम सभी को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन फेडी इस बात पर बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है और होता है ओल्डली। तो मुझे ही लगता है कि तुम कुछ ज्यादा सोचने में लगे हुए हो। ये जो बच्चा है ना उसके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, वो इतना बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। तभी ली उसे बताते उससे कहने लगता कि तुम्हें अभी भी उनकी जो लास्ट वर्ड थे वो सुनाई नहीं दिए क्या? उन्होंने क्या कहा था कि इस वर्ल्ड में एम्परर और कॉमन लोग वह लॉ के अंडर में एक समान है। और ये शब्द किसी और के द्वारा नहीं बल्कि मैं चीफ मिनिस्टर क्वाइन डायनेस्टी के चीफ मिनिस्टर के द्वारा कहा गया था, वे कुंगजियोलो, जो कि 100 ईयर्स पहले यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहा करते थे, आई मीन चीफ मिनिस्टर रहा करते थे। और उस समय में जो मिनिस्टर वेज थे वो सबसे ज्यादा फेवर्ड किए गए थे क्वीन किंग के द्वारा, और उनके पास इतनी ज्यादा पावर थी कि उनके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था और वे सबसे ऊपर टॉप पर रैंक पर बैठे हुए थे। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया कि क्वीन किंग का उन्होंने ट्रस्ट खो दिया, जिससे कि किंग ने उन्हें मार दिया। अब तुम्हें क्या लगता है कि अगर जो ये तू ये है उसे पता चल गया और इसने हमें मारने के बारे में सोच लिया तो तुम जिंदा बच पाओगे? ये बात सुनने के बाद फेटी को और ज्यादा गुस्सा आती है, तो कहने लगता है कि मैं बिल्कुल भी उस वे जिंगलुओ की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ और मैं कभी भी उस बच्चे के सामने अपना सर तो बिल्कुल भी नहीं झुकाने वाला। वह सिर्फ और सिर्फ तूसू की मिलिट्री स्ट्रेंथ पर हमसे पंगा लेने में लगा हुआ है। अब जबकि उसने कोई भी ऑर्डर उसे मारने का इशू नहीं किया गया है, तो मैं तूसू को मारने के लिए खुद ऑर्डर हासिल मतलब लोगों को भेज दूंगा, फिर मैं देखता हूँ कि क्या होता है और सारा का सारा ब्लेम मैं उस तू ये पर डाल दूंगा, जिससे कि जो रिजल्ट है वो सेम रहने वाला है। इसका इस ट्रिक का आइडिया देखकर ली बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता और ना ही कोई एक्सप्रेशन देता और बस उसे घूरता है और मन में सोचकर कहने लगता है कि जो प्रीवियस सपोर्ट था तू ये का हमने उस पर इसलिए दिखाया था क्योंकि उसे कंट्रोल करना काफी ज्यादा आसान था उस लेट एम्परर के सभी बेटों में से। लेकिन अब इसे देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि इसकी जो दिमागी पावर है वो हमसे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और यहाँ का जो गेम है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मानना पड़ेगा लेट एम्परर, तुम्हारा जो डिसेंडेंट है वो वाकई में बहुत ज्यादा मजेदार लोग हैं। जब इन दोनों की पंचायत खत्म हो जाती है तो हमारा एमसी को सोते हुए दिखाया जाता है अपने रूम, लेकिन पता चलता है कि वो तो मॉडर्न वर्ल्ड वाला बंदा है। तो इस जगह पर आने के बाद वो इतना ज्यादा बोरिंग महसूस करता है कि ये बिल्कुल भी अब भाई साहब यार इतना परेशान हो जाता है कि वही खाना, बच्चों जैसे खिलौने और बिल्कुल वही बार बार पढ़ना लिखना भाई, और कोई एंटरटेनमेंट का कोई सीन है ही नहीं। और बार बार उन कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करने के लिए जिनको मैं जानता तक नहीं हूँ, और कुछ अच्छा भी नहीं है यहाँ पर तो। और बिना फोन और बिना कंप्यूटर और बिना इंटरनेट के तो मैं एक पल भी नहीं रह पा रहा हूँ। भाई साहब कैसी हालत हो चुकी है इस बंदे की, जरा खुद सोच कर देखो। अगर तुम्हें नेट ना मिले भाई साहब बिना मोबाइल के तुम्हें रहना पड़े तो क्या हालत हो जाएगी तुम्हारी। तभी यहाँ पर उसके कमरे में कोई आता है जिसको देखकर वो थोड़ा शांत होता है और मुड़कर देख, और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं है बल्कि मैं उस जुआ जाओ की डॉटर है, जो कि उसके पास आकर उससे कहने लगती है कि योर मैजेस्टी, मैं यहाँ पर आपके बेड चैम्बर में आई हुई हूँ ताकि मैं आपको संतुष्ट कर सकूं।
ये देखकर हमारा एम्स थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन अचानक से उसके जो लेवल होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है एक्साइटमेंट का, और कहने लगता है कि अभी अभी जो मैंने कहा था ना कंप्यूटर के बारे में, मैं उस चीज को वापस लेता हूँ। अब तो यहाँ पर कतई मजा आने वाला है। और इस तरीके से थोड़ा बहुत समय बीतता है, और समय क्या बीतता है, घंटों निकल जाते हैं, घंटों। आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर क्या होने में लगा हुआ है। कतई खुश हो जाता है हमारा एमसी, और खुश होने के बाद मन ही मन में कहता है कि अब मैं से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता, एब्सोल्युटली कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अगर मैं अपने मिशन को कंप्लीट करना चाहता हूँ और मैं इस दुनिया से निकलना चाहता हूँ, तो मुझे सबसे पहले तो मिस जाओ शू की मदद लेनी पड़ेगी। तभी ये इसके सर पर एक हायरपेन देखता है, जिसको देखकर उसके दिमाग की बत्ती जलती है और पुराने जमाने की उसको स्टोरीज याद आती है। किसने सोचा था इसके बारे में कि ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल बन जाएगा, की टूल बन जाएगा तू ये के लिए, ताकि मैं इस कंट्री को डिस्ट्रॉय करने का जो मिशन है वो कंप्लीट कर सकूं और अपने मॉडल वर्ल्ड में वापस जा सकूं आज के आज। और काफी देर स्माइल मारता है और अपनी बढ़िया दारू वारू पीता है। इसको क्या कहते हैं गाइस, कमेंट करके बताना। और तभी वो जाओ शू को बुलाता है और उससे कहने लगता है कि हे, तुम एक्चुअली में उस जाओ जुओ के द्वारा भेजी गई स्पाई नहीं हो क्या? मैं तुम्हारे बारे में ऑलरेडी जानता हूँ सब कुछ। ये बात सुनने के बाद जाओ शू काफी शॉक हो जाती है और कहने लगती है, क्या एक्सपोज्ड? इम्पॉसिबल, लेकिन कैसे? योर मेजेस्टी, आखिरकार आप ये सब क्या कहने में लगे हुए हो? यानी कि जो शू है, यानी कि मैं बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो एमसी उसे बताते हो, कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार तुम कौन हो, और तुम भले जुओ शाओ की प्राइवेट डीलिंग्स में मदद करने में लगी हुई हो नहीं कर रही हो। उस बंदे ने तुम्हें मेरे पास भेजा गया है ताकि तुम मुझे मॉनिटर कर सको और मुझे कंट्रोल कर सको। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? कैसा रहेगा कि आखिरकार मैं तुम्हें ऑन द स्पॉट यहीं पर एक्सपोज कर दूं तो? और मुझे तुम्हारे साथ जो गेम खेलने में लगा हुआ हूं, मैं उससे काफी ज्यादा एंजॉय भी करने में लगा हुआ हूं। वरना तुम्हें क्या लगता है कि ये एम्परर बनना इतना ज्यादा आसान है? मैं तो काफी ज्यादा बोर हो जाऊंगा। जब ये बात इस जाओ शू को पता चलती है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है भाई ये बात जानने के बाद, और कहने लगते हैं मन ही मन में, मेरे जो एडॉप्टिव फादर की सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी हैं। और इसे इस बात का पता कैसे चला कि मेरे एडॉप्टिव फादर ने मुझे जानबूझकर यहाँ पर स्पाई के तौर पर भेजा था, और ये चीज बस उसके लिए एक छोटा सा गेम है। और जब अब इस तरीके से जो मुझे एक्सपोज करने में लगा हुआ है, तो इसके कहने का मतलब है कि अब मेरे साथ गेम खेलकर पूरी तरीके से थक चुका है और वो मुझसे निपटना चाहता है। तो एमसी कहता है कि वाह, ये जो वाइन है वो वाकई में बहुत ज्यादा इंटॉक्सिकेटिंग है, काफी ज्यादा मजेदार है और एडिक्टिंग। और चीज को पीकर, वाइन को पीकर वो वहीं पर बेहोश होने की एक्टिंग करने लगता है और कहने लगता है कि तुम मुझसे अब ये मत कहना कि मैंने तुम्हें दोबारा से मौका नहीं दिया, जाओ जाओ और अपना मूव करो और मुझे उस हेयर पिन से मार दो। लेकिन वो लड़की उसकी तरफ बढ़ती है और अपनी हेयर पिन निकाल कर अपने मन ही मन में सोचते हुए कहने लगती है कि मेरी जो आइडेंटिटी है वो एक्सपोज हो चुकी है, और मेरे जो एडॉप्टिव फादर की जितनी भी वैल्यूज है मैंने उसे ऑलरेडी खो दिया है। अब वो मुझे बिल्कुल भी नहीं जिंदा छोड़ने वाली, और अगर मैं अपने आप को जिंदा बचाना चाहती हूँ सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे इस बंदे को मारना होगा, वो भी अपने हाथों से। वो अपनी हेयर पिन निकालती है अपने वेपन की तरह यूज करने के लिए और धीरे धीरे करके एम्पर की तरफ बढ़ती है। लेकिन तभी हमारा सिस्टम उसको नोटिफिकेशन देता है और कहने लगता है कि जो नेशनल डाउनफॉल सिस्टम है उसका अपग्रेड कंप्लीट हो चुका है। जो डाउनी है वो अपने होस्ट को अच्छी तरीके से सर्व करने में तुम्हारी मदद करेगी। ये बात सुनकर वो काफी कंफ्यूज होता है, उससे पूछने लगता है कि किस तरीके का सिस्टम अपग्रेड की बात कर रहे हो तुम? मैं ऑलरेडी इस मिशन को कंप्लीट करने वाला हूँ और अपने वर्ल्ड में वापस जाने वाला हूँ, और तुम्हारा जो अपग्रेड है वो मीनिंगलेस है वैसे भी। तो सिस्टम उसे बताती है और उससे कहने लगती है कि अगर जो हमारा होस्ट है वो अपने गोल को कंप्लीट करना चाहता है, तो जो अपग्रेड है उसने नेशनल पावर पॉइंट सिस्टम को ऐड कर दिया है, और इस सिस्टम इंटीग्रेशन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और मिलिट्री कल्चरल और अदर इंडिकेटर के उस सारी की सारी डिटेल के अनुसार जो क्वाइंस की जो नेशनल स्ट्रेंथ है और डिराइव नेशनल पावर जिससे कि जो डायनेस्टी चलने में लगी हुई है, जब तक जो हमारा होस्ट है वो इस नेशनल पावर पॉइंट को 0 पर पहुंचा देगा तो तुम्हारा जो मिशन है डाउनफॉल का इस कंट्री का वो ऑलरेडी कंप्लीट माना जाएगा। और बाय द वे तुम्हारा जो स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट है नेशनल पावर पॉइंट के, वो 1000 पॉइंट्स हैं। ये बात जानकर एमसी शॉक हो जाता है और क्या लगता है कि सर 1 मिनट रुको, तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर अभी मारा भी जाता हूँ तो जो नेशनल पावर पॉइंट है वो क्लियर नहीं हुए हैं, तो मेरा जो मिशन है उसे फेल माना जाएगा? तभी सिस्टम भी यही कहता है कि तुमने बिल्कुल सही सुना सोचा है होस्ट, तुम्हारी जो करंट वैल्यू है अगर तुम उस करंट वैल्यू के साथ मारे भी जाते हो तो तुम बिल्कुल भी इसको क्लियर नहीं कर पाओगे। और दूसरी तरफ जो जुहाओ शू है वो ऑलरेडी एम्परर को मारने के लिए अपने वेपन से अटैक करने के लिए रेडी होती है। जब ये बात इसे पता चलती है तो वो कतई शॉक हो जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं, भाई अब रियलिटी में मरने वाला है, डैम इट, आखिरकार ये चीज तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मेरी जो जिंदगी है वो जाने वाली है। अटैक करते हैं उससे कहने लगती है जो हिज मैजेस्टी है वो मुझे शायद प्रोबेबिलिटी टेस्ट करने में लगे हुए हैं, लेकिन अब मेरे पास यहाँ पर बचने के अलावा कोई भी तरीका नहीं, अब मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक गैम्बल ले सकती हूँ। लेकिन तभी हमारा एमसी उसकी हेयर पिन को वहां पर पकड़ लेता है उसके अटैक से, और उसके हाथों को पकड़ने के बाद उसकी तरफ देखता है तो उसकी लड़की के आंखों से आंसू निकल पड़ रहे होते हैं, और वो तरह समझ जाती है कि हमारा जो एमसी है यानी कि हिज मैजेस्टी वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करने में लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने मुझे फिर से वापस से पकड़ लिया। हमारा एमसी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है मनी मन में, और कह रहा होता है मनी मन में ये वाकई में बहुत ज्यादा क्लोज था, मैं बिना मीनिंगलेस डेथ यानी कि बिना मतलब के ही मारा गया था यहाँ पर ऑलमोस्ट। लेकिन ये लड़की फिर भी नहीं मानती और अपने उस हेयरपिन वेपन को उसके हाथों से छुड़ा लेती है
वापस से एम्परर को मारने की कोशिश करती है और उससे कहने लगती है कि मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा हुआ है, अब मेरे पास जो मौका है मुझे उसका यूज कर उसे मारना ही पड़ेगा। लेकिन जब ऐसा करने की सोचती है तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और पैर फिसलने के कारण वो डायरेक्टली हमारे एमसी के सामने कुछ इस तरह की पोजीशन में आकर गिर जाती है और जोर जोर से रोना चालू कर देती है, जैसे कि आज उसकी एक्सपोज हो चुका है सब कुछ, तो हमारा एमसी उसे मार देगा। तो उसे देखकर हमारा एमसी मन में सोचते हुए क्या लगता है कि एक वॉरियर बिना, और उसकी जो मार्शल पावर है उसकी वैल्यू 44 है, यानी कि 44, मिस जुओ शाओ शू। आपको लगता है कि आप मुझे इतनी पावर से मार पाओगी? और थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट के साथ अपनी जो मिशन है तुमने उसे फेल कर दिया। हे जुओशो, मैं तुम्हें क्या ही बोलूं। अब मैं मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा ईगर हो और तुमने ट्रिगर कर दिया है। मैंने तुमसे बस थोड़े से वर्ड कहे और तुम्हें तुरंत मैंने ट्रिगर कर दिया। शायद तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन इस तरीके से कभी भी स्पाइस को बिहेव नहीं करना चाहिए। और उससे वो हेयर पेन छुड़ा लेता है और वहीं पर ये लड़की जोर जोर से और चलना चालू कर देती है और उन्हें रोते रोते कह रही होती है कि मेरा जो असैसिनेशन है वो ऑलरेडी फेल हो चुका है, अब क्या मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ। तभी अचानक से उसकी आंखें खुलती और वो अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाती है और कंफ्यूज होते क्या लगती है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। मुझे तो अभी जहाँ तक मुझे पता है हिज मैजेस्टी ने मुझे एक्सपोज कर दिया था और उन्हें सब कुछ मेरे बारे में पता है। लेकिन तभी कोई उसके पास आकर कहने लगता है कि हे शू, क्या जो मिशन मैंने तुम्हें दिया था, जो टास्क दिया था, क्या तुमने उसे कंप्लीट कर लिया? तभी फेडी उसके पास आता है, जिसको देखकर वो घबरा जाती है और कहने लगता है कि अडॉप्टिव फादर, अरे मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी ना किया। और वो बंदा किसी मॉन्स्टर की तरह लग रहा होता है इस लड़की की नजरों में और वो सोचते हुए काफी तक घबरा रही होती है। वो बंदा कह रहा होता है कि अगर तुम एक छोटे से मैटर को भी नहीं संभाल सकती हो तो ये जो अडॉप्टिव फादर है वो तुम्हें बिल्कुल पनिश करेगा, अब तुम नहीं बचने वाली हो। और वो जोर जोर से चिल्लाने लग और चिल्लाते चिल्लाते उसकी नींद खुल जाती है और पता चलता है कि वो बस एक छोटा सा सपना देखने में लगी हुई थी। तो एमसी उससे पूछता है कि क्या क्या तुमने यहाँ पर कोई डरावना सपना देख लिया? वो घबराते उससे पूछने लगते कि योर मैजेस्टी, क्या आप मुझे मारने नहीं वाले? तो हमारा एमसी उबासिया लेता है और वहां से जाते हुए कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं बस एक छोटा सा गेम खेलने में लगा हुआ था, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मारने नहीं वाला, बल्कि मैं इस तरीके से प्रिटेंड करूंगा जैसे कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। तो तुम जितने भी मैसेज हैं तुम अपने उस अडॉप्टिव फादर के पास कर सकती हो। और सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक मैसेज देना चाहता हूँ। आफ्टर ऑल यहाँ पर जो होने वाला है वो मेरे इस इंटरेस्टिंग गेम के लिए जो करने वाला हूँ मैं, जैसा मैं कहूंगा अब तुम वैसा करोगी। और एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इंपीरियल डिग्री को लिखने वाला हूँ। और तभी वो पता नहीं कितना सीरियस होकर यहाँ पर लिखना चालू कर देता है, जिसको देखकर तो मैं भी एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाता हूँ। और तभी लड़की भी सोचते हुए कहने लगती है कि हिज मैजेस्टी है वो इस तरह की टेरिफाइंग एक्सप्रेशन को शो करने में लगे हुए हैं, जिसको देखकर मुझे काफी डर लग रहा है। मैंने कभी भी अपने हिज मैजेस्टी को इतना तो सीरियस होते हुए कभी भी नहीं देखा है और इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि वो मेरे अडॉप्टेड फादर के अगेंस्ट कोई एक्शन लेने वाले हैं। डैम इट, अब मुझे क्या करना चाहिए? दूसरी तरफ हमारा एमसी की हालत बहुत ज्यादा पतली हो चुकी होती है और वो कह रहा होता है कि इस ब्रश का इस्तेमाल कर राइट करना, इस पेज पर लिखना मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। अरे यार, मैंने आज तक कभी भी इस तरीके से लिखा अपनी जिंदगी में, तो मैं क्या करूं? अब जबकि यहाँ पर दोनों की दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, गलत फहमी, कि ये कुछ और सोचता है तो ये कुछ और सोचती है। और ये सोचते हुए कह रही होती है कि इतनी जल्दी उसने लिखना भी खत्म कर लिया है, ये काफी ज्यादा तेज था। लेकिन हमारा एमसी घबराते हुए उस मिस शू के पास आता है और उससे कहने लगता है कि ये जुओ शू, क्या तुम मेरे लिए यहाँ पर लिखने में मेरी मदद कर सकती हो? ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। हमारा एमसी उसे घसीट कर उसके टेबल के पास लाता है, उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर मैं जो कह रहा हूँ तुम वो लिखो। ये सोचकर वो कंफ्यूज होती है और कह रही होती है कि आखिरकार ये सिचुएशन वो ऐसी क्यों आ चुकी है। मुझे नहीं पता कि आखिरकार जो हिज मैजेस्टी की जो डिग्री है या फिर जो भी तुम मैसेज लिखना चाहते हैं वो क्या मैसेज है। तभी हमारा एमसी उसको कहता है कि तुम्हें बस इतना सा लिखना है कि मैं यहाँ पर घोषित करता हूँ कि जितने भी डिसेंडेंट है हमारे तू फैमिली के, यहाँ तक कि तू सू को भी जोड़कर मैं उससे तू सरनेम छुड़ाता हूँ और उसे कॉमनर में डिमोट कर देता हूँ। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी कहते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि भाई इसकी इतनी ज्यादा गलतफहमी हो जाती है इस लौंडिया को कि वो हमारे एमसी को बहुत ज्यादा स्कैमिंग समझ लेती है। और वो कहने लगती है कि हमारे जो हिज मैजेस्टी की जो एम्बिशंस है वो बहुत ज़्यादा हाई है, वो वाकई में अपनी पूरी की पूरी फैमिली के जितने भी लोगों के नाम है उन्हें डिसओन करना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा लेकिन ऐसा क्यों? तो वो कंफ्यूज होती है और उससे पूछने लगती है कि योर मैजेस्टी, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आखिर ऐसा आप क्यों करना चाहते हैं और मुझे जैसे तुच्छ सर्वेंट को लिखने के लिए क्यों कहने में लगे हो? तभी हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मेरे सिस्टम ने भी इससे पहले कहा था कि जितना ज्यादा मैं तू फैमिली को वीक करूंगा उतना ही ज्यादा जो पॉइंट्स है वो डिडक्ट होते जाएंगे। और हमारे टू फैमिली के जितने भी डिसेंडेंट है अगर मैं उन्हें कॉमनर्स में डिडक्ट कर देता हूँ तो जो तो लार्ज नंबर्स होंगे ना, पॉइंट्स होंगे सिस्टम के द्वारा जो मुझे दिए गए हैं, उन पॉइंट्स का डाउनफॉल हो जाएगा और मेरे को मदद मिलेगी और मैं अकेला रूथलेस टायरेंट बन जाऊंगा इस कंट्री का और सिंपली मेरे लिए परफेक्ट रहने वाला इस कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मैं जो कि इस बढ़िया सी आउटस्टैंडिंग मेथड के साथ आया हुआ हूँ, मैं कितना ज्यादा स्मार्ट हूँ, मैं वर्ल्ड का सबसे पहले खतरनाक टैलेंट बनने वाला हूँ। और इस तरीके के एक्सप्रेशन देखकर जाओ शू पूरी तरह से कंफ्यूज होती है, समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब क्या एक्सप्रेशन बना रहे हैं। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि तुम इतने ज्यादा क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो, जितना तुमसे कहा जा रहा है तुम उतना ही करो। तभी वो घबरा जाती है और वो वापस लिखना चालू कर देती है और कहने लगती है
कि मुझे माफ कर देना कि मैं बहुत ज्यादा बात करने में लगी हुई थी, प्लीज योर मैजेस्टी। तभी हमारा एमसी मुस्कुराता है और उससे कहने लगता है कि ऑफ कोर्स ये बात है, ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है तुम्हारे लिए, मैंने इस गेम की डिफिकल्टी और भी ज्यादा बढ़ा दिया है और इस डिग्री का इस्तेमाल कर मैं सिर्फ और सिर्फ इस पूरी की पूरी फैमिली का अकेला बंदा नहीं बचूंगा, बल्कि मैं इस जगह का सबसे बड़ा रूथलेस टैलेंट बनने वाला हूँ। मेरी जो रेपुटेशन होने वाली है वो बहुत ज्यादा भयानक होने वाली है और मैंने तुम्हारी मदद इसलिए ली है इस डिग्री को लिखने के लिए, ताकि तुम फटाफट से उस जाओ शू को इस गुड न्यूज के बारे में सबको सच सच बता दोगी और सब कुछ बताने के बाद मेरा जो प्लान है वो सबको सक्सेसफुली रहेगा। और जो इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें प्रोवाइड की है वो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, तुम मुझे गिफ्ट के तौर पर इसे रख सकती हो। पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है और सोच रही होती है कि गिफ्ट, वो भी मेरे लिए, मैंने बचपन से लेकर आज तक बड़े होने तक कभी भी कोई भी गिफ्ट हासिल नहीं किया है। यहाँ पर हमारा एमसी मनी मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये मेरी मदद करेगी, इस कंट्री को डाउनफॉल करने में सब कुछ बता देगी, उन्हें गुस्सा आएगा, वो मुझे मार देंगे, फलाना ठिकाना। लेकिन इसकी सोच तो कुछ और ही होती है, क्योंकि भाई इसने ऐसे एक्सप्रेशन बना रहा है, तो अब तुम खुद ही बताओ यार भाई क्या ही सोचे, गलत फहमी नहीं होगी तो क्या होगी और क्या होगी भाई। तभी वो सोचते हो, कह रही होती है कि यहाँ तक कि जो योर मेजेस्टी वो मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन मुझे इतना ज्यादा ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। भाई जुओ शू तो भाई उसको खुशी मना रही होती है, पता नहीं क्यों। तभी नेक्स्ट सीन होता है जाओ शू के रेजिडेंस का, जहाँ पर जुओ शू पहुंच जाती है, तो जिसको देखकर फेडियो गुस्सा आती है और पूछने लगता है क्या कर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो बे। तो वो बताती है और कहने लगती है कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आई हूँ। योर मेजेस्टी यानी कि जो तू है उन्होंने डिग्री निकाली है कि तू फैमिली रॉयल्स के जितने भी लोग हैं उन सभी के सरनेम को डिमोटेट कर दिया जाए, उन्हें कॉमनर्स में बदल दिया जाए। ये बात सुनने के बाद फेटी का तो शौक हो जाता है, उसके पसीने छूट जाते और ये स्कॉलर को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये क्या करने में लगा हुआ है ये एम्परर। और चिल्लाते हुए फेटी उस पर पूछता है कि ओडली, क्या तुमने अभी अभी हमसे नहीं कहा था कि इसे मारने के बाद हम लोग एक नया एम्परर बिठा देंगे और तू फैमिली के डिसेंडेंट में से, लेकिन ऑब्वियसली ये बंदा हमें टारगेट करने में लगा हुआ है, इससे साफ साफ पता चलता है। तो स्कॉलर कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैसे पता चले, क्या ये इतनी ज्यादा रिलायबल है। ये बात सुनकर वो थोड़ा शर्माती तो है, थोड़ी घिचकिचाती है और उससे कहने लगती है हिज मैजेस्टी ने मुझे पर्सनली वो इस डिग्री को लिखने के लिए कहा गया था। ये बात सुनने के बाद इस फेटी को काफी तो गुस्सा आती है और वो तुरंत इस लड़की के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारता है और गालियां देते उससे कहने लगता है कि तुमने आखिरकार इस तरीके की सिगरेट बताने की हिम्मत भी कैसे की, क्या तुमने हमारे बारे में उस एम्परर को सब कुछ बता दिया है। तो वो कहने लगती है कि फादर मैंने आज तक किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। तो वो फेटी काफी चिल्लाता है, उस पर गुस्सा करता है और उससे क्या लगता है कि तुम यहाँ पर एक्टिंग करना बंद करो, क्या ऐसा नहीं था कि तुम उस बंदे का इस्तेमाल करना चाहती थी हमसे छुटकारा पाने के लिए, तो आखिरकार वो बंदा इस तरीके की डिग्री क्यों ही लिखेगा। तभी स्कॉलर सबसे पहले तो उस फेटी को शांत कराता है और उससे कहने लगता है कि मिस्टर जू आपको शांत होना चाहिए, यहाँ पर जो शू कहने में लगी हुई है वो सच है, मुझे नहीं लगता कि शू ने कोई भी इंफॉर्मेशन लीक की है, तो आखिरकार तुम और मैं इस डिग्री के बारे में कैसे जानते। इस बात को लेकर साफ साफ पता चलता है कि ये तू ये की स्कैम है जिसने हम दोनों के बीच में लड़ाई करने के लिए सब बनाया हुआ है और वो हमें इस बात से रोकना चाहता है ताकि हम लोग नया प्रिंस को बिल्कुल भी यहाँ पर ना बिठा पाए। इसके बाद उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता फेटी के, तो वापस लड़की को खड़ा करता है और उससे कहने लगता है कि शू फादर ने तुम पर झूठा इल्जाम लगा दिया है, इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहूंगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे अब ब्लेम नहीं करोगी इसके लिए। लेकिन वो तुरंत उसे माफ भी कर देती है। भाई कितनी ज्यादा भाई माफ करने वाली लौंडिया है ये, शायद तो कुछ तो बैक स्टोरी होगी उसके बारे में, तो आगे पता चल ही जाएगा हम लोगों को। तो उससे कहने लगता है कि ओल्डली, इसको देखकर लगता है कि तुम्हारा जो प्लान था न्यू प्रिंस को बैठाने का वो ऑलरेडी फेल्ड हो चुका है। मुझे लगता है कि मेरा जो प्लान है वो ज्यादा बेटर है तुमसे, मैं बोल रहा हूँ तुमसे कि तुम मेरा प्लान बना लो। मेरे प्लान के अनुसार मैं सभी के सभी कोर्ट में एम्परर के सामने सभी लोगों को बुलाऊंगा और उसे बुरी तरीके से ह्यूमिलेट कर दूंगा उसके फर्स्ट कोर्ट सेशन में, और उससे पता चलने दो कि आखिरकार कोर्ट की पावर क्या होती है। ये बात सुनकर ली उससे कहने लगता है कि मिस्टर जाओ, मुझे लगता है कि तुम्हारे प्लान में थोड़ी सी गड़बड़, खैर भूल जाओ, तुम मेरी बात तो बिल्कुल भी नहीं समझोगे, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। खैर मुझे इस बंदे पर बिल्कुल भी इग्नोर भी भाव नहीं देना चाहिए। मुझे पता है कि जो जाओ शू है इसका जो प्लान है वो बिल्कुल भी बिग डिसीजन नहीं ले सकता, बड़े बड़े प्लान नहीं बना सकता, तो मुझे लगता है कि मुझे खुद के प्लान बनाने पड़ेंगे यहाँ पर। अब दूसरी तरफ हमारा एमसी पढ़ने लिखने में लगा हुआ होता है और वो डिग्री को रेडी कर देता है और वो इंतजार कर रहा होता है कि कब इसे अनाउंस करें, और सोच रहा होता है कि आखिरकार मेरे जो पॉइंट्स हैं वो अभी तक 0 बिल्कुल भी नहीं पहुंचे हुए। अगर मैं ध्यान से इसके बारे में सोचा जाऊं तो, और कोई तो ऐसी मेथड ढूंढनी पड़ेगी जिससे कि मैं यहाँ पर अनाउंस कर सकूं, और मैं अपनी नेशनल पावर को कैसे कम करूं, कैसे डिटेक्ट करूं। अरे हाँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। हिस्ट्री में ऐसा कहा गया था कि जो टायरेंट थे जिन्होंने डाउनफॉल किया था अपनी कंट्री का, वो सबसे ज्यादा ट्रीचियस मिनिस्टर हुआ करते थे उनके पास सबसे पहले तो, और उन्होंने स्टेट अफेयर्स को बिल्कुल भी इग्नोर करना बहुत ज्यादा चालू कर दिया था, और फोर्सफुली वो अपने हारेम में लड़कियों को बुलाया करते थे, उससे शादी कर लेते थे और अपने कंक्यूबान्स की जनता बढ़ा करते थे, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा करते थे, और
जहाँ भी जाते थे अपनी इच्छा अनुसार कंक्यूबाइंस को हर जगह रिक्रूट किया करते थे और इस तरीके से उनकी जो कंट्री है वो डिस्ट्रॉय हुआ करती थी। आखिरकार लेट एम्परर की जो बॉडी है वो अभी पूरी तरीके से उनकी जो हड्डियां हैं वो ठंडी भी ना पड़ी और मैंने फोर्सफुली यहाँ पर डिग्री दे दी है कि फीमेल सभी के सभी जितने भी कोर्ट के लोग हैं वो अपने फीमेल रिलेटिव्स को मेरे प्लेस में मुझे सर्व करने के लिए भेज दे। इससे कि सभी के सभी लोग काफी देर शॉक हो जाएंगे और वो मुझे गालियां देना चालू कर देंगे और जैसे मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी और मैं इस कंट्री को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब रहूंगा। अगर मैं ध्यान से इसके बारे में सोचा जाए तो मेरे पास और भी कई तरीके होने चाहिए इसको करने के लिए। और जब इसके इस तरीके की दिमाग की बत्ती जलती है तो वो बहुत ज्यादा हंसी मारने लगता है। तो पीछे पंखा करने वाला बंदा कहीं शॉक हो जाता है इसके इस तरीके के एक्सप्रेशन देखने के बाद, क्योंकि हमारा एमसी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि इस तरीके से मैं सिर्फ और सिर्फ लार्ज नंबर पॉइंट्स को डिडक्ट ही नहीं कर लूंगा बल्कि मैं अपने लिए भी फायदा उठा लूंगा। भाई इतनी सारी वाइफ्स हो जाएंगी मेरे पास, कतई मेरा खुद का हारिम हो जाएगा, घंटा भाड़ में गया जो डायनेस्टी वायनेस्टी। अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार मेरे दिमाग इतना कैसे तेज चलता है, मैं वाकई में बहुत ब्रिलियंट हूँ स्कैम बनाने में। तो और तभी वो तुरंत जाकर अनाउंस करता है कि मैं जाओ जुओ और ली तियानयुन को समन करना चाहता हूँ और इमीडिएटली उन्हें स्टडी में मेरे स्टडी रूम में इमीडिएटली बुलाकर लेकर आ जाओ। और वो तुरंत इस बात से मतलब मान जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी उन सभी को स्वागत करता है और कहने लगता है कि तुम्हें सेरेमनी पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहिए, आपको सिट डाउन होना चाहिए और आप घर जैसा महसूस करो। लेकिन फैटी तो भाई ऐसे एक्सप्रेशन बना रहा है जैसे इसका पता नहीं कहाँ ही हो, कितनी पावर उसके पास। तभी ली उसे कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद योर मैजेस्टी। तभी फैटी उससे बोलता है कि मैंने तुमसे कहा ना एम्परर, अब जबकि तुम इस थ्रोन पर असेंड कर सके हो तो तुम यहाँ पर फेमिलियराइज नहीं हो सकते कि अपने आप को कोर्ट के अफेयर्स को लेकर टमोरो जो होने वाला है, कल जो कोर्ट लगने वाली है, आपको थोड़ा बहुत तो उसके बारे में पढ़ लेना चाहिए। और दूसरे मन ही मन में गालियां देते हुए कह रहा होता है कि मैं जाऊंगा और सभी के सभी मिनिस्टर के साथ डिस्कस कर लूंगा मेरे जो जाओ फैक्शन है उनके साथ कि आखिरकार कोर्ट में क्या होने वाला है कल, और हम सभी के सभी लोग मिनिस्टर मिलकर तुम्हें कुछ रोक कर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए कल की कोर्ट में। दूसरी तरफ हमारा एमसी का प्लान कुछ और ही होता है, फैटी का प्लान कुछ और ही होता है और भाई इसका तो प्लान था ही कुछ और। तो एमसी मन में सोचते हुए कहता है इन सभी को देखकर ये वाकई में जो गवर्नेंस करने का जो बोनस है वो मेरे लिए बिल्कुल भी सूट नहीं करता। ये काफी बेवकूफ वाली बात होगी अगर मैं उस कोर्ट को होल्ड करता हूँ, इस थ्रोन पर यानी कि सिंहासन पर बैठने के बाद भी अगर मैं जाता हूँ तो अपने बिना मर्जी के। तो वो तुरंत अनाउंस करते कहने लगता है कि कोर्ट को होल्ड करना मेरे लिए काफी ज्यादा बहुत परेशानी वाली बात है और वैसे भी एक नए क्राउन एम्परर के तौर पर मेरे पास बिल्कुल भी इसका एक्सपीरियंस नहीं है और मैं तुम दोनों ट्रस्टेड मिनिस्टर पर बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम कोर्ट के सभी अफेयर्स को तुम दोनों संभाल लोगे। ये देखकर ली मन में सोचता कहता है कि बात तो माननी पड़ेगी। हिज मेजेस्टी का जो आइडिया था यानी कि जाओ जू ने जो दिया था वो तुरंत रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। अब ये कोर्ट को बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पाएगा और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं इस बात का भी इसने अंदाजा लगा लिया कि जो जाओ जू है वो सप्रेस करना चाहता था कोर्ट के अंदर हिज मेजेस्टी को, और इसने एक रीजन भी निकाला जिससे कि वो अपने मिनिस्टर पर ट्रस्ट करता है ऐसा हम सभी को बोलने में लगा हुआ है, जिससे कि हम लोग इसे मना भी नहीं कर सकते। अब जाओ जू के जो छोटे मोटे से स्कैम थे वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुके हैं, अब यहाँ पर उसका कोई भी स्कैम काम करने नहीं वाला। ये बंदा वाकई में बहुत ज्यादा चालाक है, ये बात तो माननी पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड भाई हमारा एमसी के प्लान ही कुछ और होती है और वो कह रहा होता है मन में सोचते हुए कि अब समय आ चुका है कि मेरा जो प्लान है कई सारे बहुत सारे कंक्यूबाइंस को रिक्रूट करने के लिए और पॉइंट्स को डिटेक्ट करने के लिए अब मुझे इनिशियलाइज करना चाहिए उसको। और खासते वो किस तरीके से उसे बताने की कोशिश करता है और कहने लगता है कि खैर ये सब छोड़ो, हम लोग कोर्ट के अफेयर्स के बारे में बाद में बात करेंगे। तो जिस रीजन के लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बस इतना सा कहना चाहता था कि तुम लोग तो जानते ही हो कि अब मैं यहाँ का एम्परर बन चुका हूँ और सिर्फ जुओ शू मेरे पास मेरे हारम में होना ये मेरे लिए काफी शर्मिंदगी वाली बात है। तो इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि इस कंट्री की यानी कि इस कैपिटल की सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल वुमेन्स को मैं अपने हारम में ज्वाइन करूंगा और अपने हारम को मैं बहुत ज्यादा एक्सपेंड करने वाला हूँ। ये देखकर ये फैटी और भी ज्यादा शौक हो जाता है और क्या लगता है कि जो लेट एम्परर की बॉडी है उसकी हड्डियां अभी तक ठंडी भी ना पड़ी और ये बंदा अभी भी अपनी लोअर बॉडी के बारे में पहले सोचने में लगा हुआ है। ये बंदा कितना ज्यादा शेमलेस है भाई, कितना ज्यादा शेमलेस है। ये बात सुनने के बाद ये भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कह रहा होता है मन में सोचते हुए कि इसने जानबूझ के स्पेशली हमें समन किया है ताकि ये स्टेट अफेयर से अनरिलेटेड मैटर्स को डिस्कस कर सके हमारे साथ। आखिरकार हारम रिक्रूटमेंट से क्या लेना देना है इस बंदे का। मैं कहना चाहता हूं कि इस मैटर को जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा जल्दी निपटाओ तो ज्यादा बेटर में रहेगा। और मन ही मन में कहता है कि सबसे पहले तो मुझे अपने नेशनल पावर पॉइंट को क्लियर करना है जल्द से जल्द ताकि मेरा मिशन कंप्लीट हो सके। इस तरह के प्रपोजल सुनने के बाद वो दोनों पूरी तरह से कंफ्यूज होती है, समझ नहीं पा रहा होता करें। तो फैटी उससे क्या लगता है कि मैं आपको सपोर्ट करता हूँ योर मैजेस्टी के आइडिया को कई सारे इस वर्ल्ड की वीडियोस को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन हम लोग इतनी ज्यादा जल्दबाजी में इसे करने में लगे जो ठीक रहेगा। लेकिन हमारा एमसी कंट्रोल नहीं कर पाता और कहने लगता है कि आखिरकार अगर हम लोग पूरे के पूरे वर्ल्ड को ब्यूटीज को कंट्रोल नहीं कर यहाँ पर समन नहीं कर सकते इतनी जल्दी, इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैपिटल को सर्च करने वाले हैं। इसके इस तरह के आइडिया को देखकर जो और भी ज्यादा शौक हो जाता है और कह रहा होता है मनी मन में सोचते हो फैटी कि दुनिया की ब्यूटीज को ना बुलाना चाहता बल्कि मैं इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होना इतना जरूरी है क्या। यहाँ पर जो ली थियानियन मनी मन में अपने आइडियाज को सोचता है और कह रहा होता है कि
कभी भी इस मैजेस्टी की जो इनकी जो एक्टिंग है उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये मिसलीड करने में लगे हुए हैं इन ब्यूटीज को गैदर करने के लिए। इसने अभी भी मेंशन किया था कैपिटल, यानी कि सारे के सारे कैपिटल्स की ब्यूटीज को वो हासिल करना चाहता है। शायद यही एक प्रोबेबली फोकस हो सकता है इसका। लेकिन हमारा एमसी तो सच में ये बात सोच रहा होता है, उसे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है। तो हमारा एमसी दोनों को बताता है और कहने लगता है कि मेरे पास एक बढ़िया आइडिया आया है, जैसे कि हम लोग अपना समय जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बचा सकते हैं और एफर्ट भी बच सकते हैं। क्या ना मेरे आइडिया को फॉलो किया जाए और जहाँ पर जितने भी फीमेल रिलेटिव्स है मिनिस्टर के, कोर्ट के, उन सभी के सभी फीमेल रिलेटिव्स को बुलाया जाए। मैं उन सभी की फीमेल रिलेटिव्स को अपने हारेम में ज्वाइन करवाना चाहता हूँ। इसको देखकर ये बंदा और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और जैसे ही वो वहां पर उनकी डिस्कशन खत्म होता है तो फैटी जो वो वापस बाहर आता है जाओ और उससे पूछने लगता है कि जो तू ये है वो स्टेट अफेयर्स को इग्नोर करने में लगा हुआ है और बल्कि में इसके अपने हारम को एक्सपेंड करने में लगा हुआ है। इससे पता चलता है कि ये एक ट्रू टैलेंट बनने वाला है। लेकिन शायद इस बच्चे को पता नहीं होगा कि ये अपना गड्ढा खुद खोदने में लगा हुआ है। एम्परर की जो पोजीशन है वो खतरे में आ जाएगी इस तरीके से, जिससे कि मेरे जो एफर्ट्स हैं वो काफी ज्यादा बच जाएंगे। लेकिन तभी ये बंदा काफी चिल्लाता है, उससे कहने लगता है कि बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी, तुम मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाने में लगी हुई हो। अगर तुम इस तरीके से हिज मैजेस्टी को अंडर एस्टिमेट करना जारी रखते रहे तो हमारा जो फ्यूचर है वो बिल्कुल भी सावधान नहीं रहने वाला, अच्छा नहीं रहने वाला। हमारे फ्यूचर में हमारी पूरी की पूरी फैमिली एग्जीक्यूट हो जाएगी। शायद तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। जब इस तरह की एक्सप्रेशन बनाते हुए ये फैटी उसे देखता है तो वो पता है शॉक हो जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं। भाई इसकी एक्सप्रेशन इतनी घटिया थी ना, डायरेक्टली अपने दांत छुपा लिए इस बंदे ने। तभी वो अपने आप को कंट्रोल करता है और उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना मिस्टर जो, मैंने अभी अभी अपना कंपोजर खो दिया था। लेकिन हिज मैजेस्टी के जो एक्शंस थे उससे पता चलता है कि उनकी जो कनिंग स्ट्रेटजी है उसके बारे में। ये बात सुनकर फैटी उससे पूछता है किस स्ट्रेटजी की बात कर रहे हो, मुझे तो बिल्कुल भी समझ ना आ रहा। तो ली उसे बताने लगता है और कहने लगता है कि हिज मैजेस्टी ने अभी अभी तुम्हारे पूरे के पूरे प्लान को तबाह कर दिया, जिससे कि तुम उसे एम्ब्रेस करना चाहते थे कोर्ट में, उस वाले प्लान को, और अभी भी तुम यहाँ पर बकवास करने में लगे। इससे पता चलता है कि उसके इंटेंशंस हैं वो उसके बारे में, हमें उनसे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो फेडी को गुस्सा आते है तो वो कहने लगता है कि लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन हमें पैलेस में समन किया गया था, जैसे हमने उस प्लान को बताया था। यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती कि वो इंफॉर्मेशन हमारी लीक हो गई हो वहाँ पर। ली उसको ये बात सुनकर बताता है और उससे कहने लगता है कि इससे साफ साफ पता चलती है कि हिज मैजेस्टी ने हमारे प्लान के बारे में पहले ही एंटिसिपेट जाने की सोच कर रख लिया था। और इससे पता चलता है कि हिज मैजेस्टी की तरह टेरिफाइंग की तरह डरावना बंदा है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो पूरे के पूरे कोर्ट को होल्ड करने के लिए मना भी कर दिया है और वो अपने हारेम को एक्सपेंड भी करना चाहता है। और जिस तरीके से इसकी जो एक्शंस की जो सीरीज बनी रही है इससे पता चलता है कि वो हमें मिसलीड करना चाहते हैं। हिज मैजेस्टी हम पर एम करना चाहते हैं ताकि वो अपनी स्ट्रेटजीज को आसानी से काम कर सके। हिज मैजेस्टी हमें अपने जाल में फंसाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। जिसको सुनकर वो पूरी तरह से कंफ्यूज होता है फैटी और उससे पूछने लगता है कि तुम क्या बोलने में लगी हुई हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया, तुम समझा के तो जाओ मुझे। तो ली उसे बताता कहने लगता है कि हिज मैजेस्टी के पास पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो कोर्ट को होल्ड ना करें, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा भी इस बात का कि वो बिना कोर्ट को होल्ड किए भी पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो सभी के सभी कोर्ट की रिलेटिव्स को अपना हारेम में ज्वाइन करवा ले तो तुम्हें क्या लगता है कि वो डायरेक्टली सभी के सभी मिनिस्टर को जीत लेंगे मैरिज के थ्रू, और वो उनकी जो इन्फ्लुएंस थी वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी कोर्ट में। ये बात सुनकर फैटी शॉक होता है और उससे पूछ लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो फिर तो ली बताता है कि अब हम क्या ही कर सकते हैं। अब जबकि जो एम्परर है वो वाकई में अपनी टू फैमिली की ब्लड लाइन को एक्सपेंड करना चाहते हैं और नेचुरल सी बात है कि वो हारेम को बढ़ाना चाहेंगे तो हम उनकी मदद करेंगे। अब जबकि हम लोग उसके सब्जेक्ट के तौर पर हम लोग यहाँ पर नेचुरली उनकी इच्छाओं को पूरा करने में उनकी मदद करेंगे। इस तरीके से दिन गुजरते हैं, समय आता है। तभी कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है पैलेस के साइड हॉल पर, जहाँ पर ली मैजेस्टी से हमारे एमसी से कह रहा होता है कि योर मैजेस्टी, जैसा कि आपने हम सभी को ऑर्डर दिया था कि हमारे जितने भी डिसेंडेंट है तू क्लैन के, उन सभी को डिमोट कर दिया है कॉमनर्स में कुछ दिनों पहले, बस एल्डेस्ट फ्रेंड तू सू को छोड़कर, क्योंकि उनकी उस वक्त वो इस वक्त इस कैपिटल से वह बाहर हैं और फाइट करने में लगे हुए हैं, जिसके कारण जो डिग्री है वो उन तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाई है। ये सुनकर एमसी कहने लगता है कि ये कोई इंपॉर्टेंट बात वाली बात नहीं है, हम इसको बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। कैसा लगा कि आखिरकार तुम सबसे पहले मुझे उस हारेम को सिलेक्शन करने में मेरी मदद करो, तो जो मैंने तुमसे कहा था वो कैसा जा रहा है। ये सुनकर ल्यू से बोलने लगता है कि योर मैजेस्टी, हमने आपकी कमांड को बिल्कुल भी फेल नहीं किया है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं था इसलिए हम इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर तो नहीं कर पाए, इसके लिए हमें माफ कर देना। लेकिन जितनी भी तैयारी की है आप उसे देख सकते हो और तालियां बजाकर सभी की सभी लड़कियों को हमारे एमसी के यानी कि हिज हाइनेस के सामने आने के लिए, प्रकट होने के लिए कहने लगता है, जिसको देखकर हमारे एमसी की जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उसकी जो फीलिंग्स होती है वो समझ सकते हैं। और तभी वहां पर लड़कियों की कतई लाइन लग जाती है, जिसको देखकर हमारा एमसी कतई दिल का गार्डन हो जाता है। और सभी लड़कियों को देखकर उसकी मुंह से जिस तरीके से लार टपकती है, उसके इस तरीके के बिहेवियर को देखने के बाद जो मिनिस्टर है वो भी कतई शॉक और कंफ्यूज होता है और वो कह रहा होता है मन में सोचते सोचते हमारा एमसी, ये तो किसी पैराडाइज से कम नहीं है। तभी सभी की सभी
भी लड़कियां अपना सैल्यूट करती हैं उसका सामने और उससे कहने लगती है योर मेजेस्टी, हम अपनी रेस्पेक्ट आपके सामने रखते हैं। हमारा तभी ये बोलता है कि आप सभी को इतना ज्यादा रेस्पेक्ट देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और काफी ज्यादा खुशी की मारे ली पर चढ़कर उससे कहने लगता है कि लॉर्ड ली, यहाँ पर जितनी भी कंक्यूबाइंस है, जितने भी आपने रिकॉर्ड रूट किए इस बार, वो कतई 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 बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप ऐसा कुछ भी कर सकते हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर जितनी भी कंक्यूबाइंस है उनमें से कुछ ऐसी कंक्यूबाइंस है जो कि मेरे साथ वो समझ रहे ना वो कर सकते हैं। ये बात सुनकर ली उससे पूछता कि समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मुझे माफ कर देना योर मेजेस्टी, कि आखिरकार आपके कहने का मतलब क्या है। ये सुनकर वो थोड़ा कंफ्यूज होता है एमसी और कहता है मन में कि जो ली तियानिन है वो प्रिटेंड करने में लगा हुआ है किसी इनोसेंट बच्चे की तरह। यहाँ तक कि मुझे पता है कि इसी इंटेलिजेंट जो वर्ड है इसने कभी सुना नहीं होगा इससे पहले, लेकिन एक मर्द के तौर पर वो समझ नहीं सकता हमारी फीलिंग्स को कि आखिरकार मेरे कहने का मतलब क्या है और जो कन्वर्सेशन है वो कहाँ पर जा रही है। ये सुनकर वो थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि मनी मन में जो त्यू है वो वाकई में बहुत ज्यादा सस्पिशियस सोचने में लगा हुआ है। लगता है कि उसे मुझ पर शक हो गया। यहाँ पर जितनी भी कंक्यूबाइंस जो कि मैं इस पैलेस में लेकर आया हुआ हूँ वे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नोबल फैमिलीज से हैं, जिसको देखकर सबसे पता चलता है कि ये काफी ज्यादा रीजनेबल वाली बात है कि जो सरफेस पर देखा जाए तो यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, सिर्फ और सिर्फ इन दो लड़कियों को छोड़कर। उनमें से लेफ्ट वाली यानी कि जो रेड कलर की ड्रेस पहनी है उस लड़की का नाम फैन ताओ जू है, और राइट वाली जिसने पर्पल कलर जैसी ड्रेस पहनी हुई है जिसका नाम है जूगेशा। कम से कम एक डिकेड पहले की बात है जब एम्परर क्वाइन का राज चलता था इस पूरे की पूरे ग्रेट क्वाइन डायनेस्टी पर। यहाँ पर टू प्रोमिनेंट सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी फैमिलीज हुआ करती थी, फैन फैमिली और जूगे फैमिली, जिन्होंने लेट एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया, ऑफेंड कर दिया, जिसके कारण एम्परर ने इनके पूरे के पूरे खानदान को वाइप आउट कर लिया था। उस वक्त पता नहीं क्यों मेरे मन में उनके लिए दया आई और मैंने सीक्रेटली उन दोनों बच्चों को यानी कि इन दोनों बच्चियों को वहां पर उनकी जान से बचा लिया था जब उन्हें एग्जीक्यूशन दिया जा रहा था। और 5 डिकेड से और कहा जाए उतने समय से मैं इन दोनों के दोनों लड़कियों को पाल पोस कर ट्रेन करने में लगा हुआ हूँ। मैंने इनकी आइडेंटिटी अभी तक छुपा कर रखा गया था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली देखा जाए तो ये दोनों के दोनों ही काफी इनहेरिटेड टैलेंटेड है। उनके पीरियड यानी कि उनके खानदान से उनके पास टैलेंट आया हुआ है और ये काफी इंपॉर्टेंट पाउंड बनने वाले हैं मेरे हाथों में। तभी बोलता है आशु आई मीन आशा ऐसा है इसका नाम। चले नाम ही ऐसे है कि मेरे पास बोले भी नहीं जाते हैं। अब तुम खुद समझ जाओ यार, मैं कुछ ना कर सकता इसमें। खैर वो सब थोड़ा पास्ट में जाता है और बताता है, उन दोनों को बोल रहा होता है कि जो क्वाइन एम्परर है तू क्वाइन जन वो उसने एक्सटरमिनेट कर दिया है पूरी की पूरी एंटायर फैमिली को, तो वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। जिससे तुम बदला लेना चाहते थे, जिन्होंने तुम्हारी फैमिली को तबाह कर दिया है, वो ऑलरेडी निकल लिया है पहली फुर्सत में। लेकिन मुझे लगता है कि तुम दोनों को अपना जो पर्सनल रिवेंज है उसके बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए। क्या तुम अभी भी जो रिसेंटमेंट है, जो गुस्सा है, वो तुम्हारे दिल में अभी भी है क्या बहुत ज्यादा? लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ जिससे कि जो तू क्लैन का जो डाउनफॉल है वो तुम अपने आंखों के सामने होते हुए देख सकते हो। लेकिन ये काफी ज्यादा ग्रेट रिस्क के साथ भी आती है, क्योंकि जो न्यू एम्परर है तू ये वो सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा चालाक और कनिंग ही नहीं बल्कि मैं बहुत ज्यादा डेप्रेव्ड और बहुत ज्यादा क्रूल है। यहाँ तक कि इतना ज्यादा टेरिफाइंग है कि जो तू क्वाइन जन है उससे भी ज्यादा। तुम ऐसा कह सकते हो कि जो लाइफ थ्रेटनिंग आई मीन तुम्हारी जिंदगी पर भी बन सकती है सिचुएशन। ये सुनने के बाद आजू कतई एक्साइटमेंट से भरकर चिल्लाते उससे कहने लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मुझे बदले के लिए 1000 बार भी मरना पड़े ना तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। जो आशा है वो भी सेक्रीफाइस करने के लिए काफी तैयार हो चुकी थी अपने आप को। ये सुनकर फाइनली ये खुश होता है और मनी मन में खुशी खुशी मनाते हुए कहने लगता है कि ये मेरे लिए सबसे परफेक्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है कि मैं इन दोनों को तू ये यानी कि पैलेस में कंक्यूबान के तौर पर इन दोनों को वापस सेलेक्ट करवा दूंगा और इस तरीके से यहाँ पर कोई भी मुझ पर सस्पेक्ट भी नहीं करने वाला। तभी हमारा एमसी अपनी तीखी और तिरछी निगाहों से उधर नजर मारता है, स्कैन करता है और कहने लगता है कि वाओ ये 2 मिसेस मजा आ गया कतई। और डायरेक्टली हमारे एमसी की नजर किसी और पे नहीं बल्कि मैं इन 2 लड़कियों पर जाती है जैसे इस प्राइम मिनिस्टर ने इसके साइड में जान मूझ कर ला कर रखा था। इस तरीके के हमारे एमसी की एक्सप्रेशन देखने के बाद ये भी पूरी तरीके से शॉक होता है और कंफ्यूज होता है, कहने लगता है कि अबे तेरी कहीं इस बंदे ने इसे नोटिस तो नहीं कर लिया है। लेकिन एमसी की नजर में तो ये कुछ और ही स्टोरी आ रही होती है। इससे वो उसके बाद सारा पोटेंशियल देखता है, पता चलता है कि इसकी पॉलिटिकल पावर 32 है, मचीवल जो भी पावर 90 है, मार्शल पावर 20 है, कॉन्कोस्ट 35, करिश्मा 83 और भाई रिबेलियन 96। इसका नाम जूगे शाह है और इसकी जो ग्रांड डॉटर है प्रोमिनेंट स्कॉलर जूगे टियानमो की, वो उस समय पर एम्परर क्वीन जिन के दौरान में काम किया करते थे और इस वक्त वो उसके पूरी की पूरी जूगे फैमिली की अकेली सर्वाइवर है जिसे एक्सटर्मिनेट किया गया था पिछले एम्परर के द्वारा और ली तियानियन के द्वारा इसे अडेप्टेड कर लिया जा चुका था और वो होस्ट को अप्रोच कर रही है ताकि वो अपना बदला ले सके और कंट्री को डिस्ट्रॉय करने में उसकी मदद कर सके। दूसरी लड़की का नाम होता है फैन त्याजू जो ग्रांड डॉटर है बहुत ज्यादा वेल्दी मर्चेंट फैमिली
की जिसका नाम फेन जुआन है, उस समय पर एम्पर के दौरान इसे भी इसकी फैमिली को भी एक्सटरमिनेट यानी कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है एम्पर के द्वारा फेन फैमिली को, और वो बदला लेने के लिए अप्रोच कर रही है एम्पर को। पॉलिटिकल पावर इसकी 37 है, मैचिबलिज्म पावर 96 है, मार्शल पावर 82, कॉन्क्वेस्ट 66, करिश्मा 26, रेबेलियन 66। इसकी इतनी डिटेल देखकर एमसी कतई खुश होता है और कहने लगता है कि ये 2 मिसेज है ना, वो ओरिजिनल में वाकई में ली थियोन के द्वारा अंडरकवर एजेंट की तरह प्लांट की गई है मेरे पास। अच्छा है, कम से कम जो सांप जैसा दिखने वाला, स्कॉर्पियन जैसे दिखने वाली जो ब्यूटीज हैं वो यहाँ पर मेरे हार्म में ज्वाइन करने के बाद परेशानी खड़ी करेंगी, जिससे कि जो कंट्री है उसे डिस्ट्रॉय करने के तौर पर आगे बढ़ती रहेगी और मैं किसी टैरेंट की तरह सामने आऊंगा और कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तुरंत उन 2 लड़कियों के पास जाता और कहने लगता है कि तुम दोनों के दोनों मिसेस, तुम काफी एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, मानना तो पड़ेगा, तुम में कुछ तो दम है, तुम अपना नाम बताओ जरा। तभी रेड वाली अपना नाम बताते हुए कहने लगती है कि मेरा नाम आजू है और योर मेजेस्टी, और दूसरा वाला बताती है कि मेरा नाम आशा है। तो हमारा एमसी आशा को थोड़ा घूरता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम थोड़ी बहुत नर्वस सी महसूस हो रही है। तो ली इसे देखकर काफी शौक होता है, कहने लगता है कि अरे शिट, ये तो गड़बड़ हो गई, शायद ये से पता नहीं है कि लेकिन जो याशा है वो काफी इंट्रोवर्टेड टाइप की लड़की है और तू ये कि इम्पोजिंग ऑरा के सामने ये सब कुछ रिवील कर देगी। तभी हमारा एमसी अपने आप पर कंट्रोल नहीं करता और उसके चिन को पकड़कर उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम काहे को डर रहे हो बे, मैं तुम्हें एक्चुअली में काफी अप्रोच करने में लगा हुआ हूँ, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं गुस्सा नहीं करूंगा तुम पर। और जिस तरीके से वो उसके चेहरे को पकड़, उसके बाद इस लड़की के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो देखने लायक होते हैं और वो कह रही होती है पूरी तरीके से होश नहीं रहा इस लड़की को क्या हो रहा है, और कह रही होती है कि मैं और ज्यादा इसे नहीं झेल सकती हूँ। तो सिस्टम इसके बारे में बताता है कि जो जूश की आइडेंटिटी है वो अननोन हो रखी है और उसकी जो अदर रिकॉर्ड्स है वो भी सिस्टम में हिडन एट्रीब्यूट में शो नहीं हो रहे हैं। इसकी जो इस तरीके की जो इमोशनल टेंशन है वो इस स्टेज पर पहुंच चुकी है कि एक टच करने से अपोजिट सेक्स के द्वारा पूरा सेंसिटिविटी एरिया को अगर कोई भी टच कर लेगा ये पूरी तरीके से एम्ब्रेस हो जाएगी और उसके कारण वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाएगी शर्म के कारण। भाई साहब ये जानने के बाद एमसी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और भाई साहब उस शॉक के मारे मुंह फटा रह जाता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं ये प्राइम मिनिस्टर भी शॉक होता है कि आखिरकार ये क्या हो गया। तो एमसी यहाँ पर शॉक होता है, कहने लगता है कि यहाँ पर तो मैं सोचने में लगा हुआ था कि ये कुछ इस तरीके के सीन होगा, ये सीन है जो मेरे फेवर में हो जाएगा और मैं बिना किसी दिक्कत के लिए तियानिन का हार्ट को जीत सकता हूँ। मैंने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं कि ये जूगे शाह होगी। वो उसका जो टॉलरेंस है अपोजिट सेक्स के द्वारा वो काफी जो लो है और जो परफॉर्मेंस है इसने मेरी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस की धज्जियां उड़ा दी। शिट, अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए था। आपकी जो ली तियानिन है वो से इस बात का डर लगेगा कि कहीं वो उसकी आइडेंटिटी को एक्सपोज ना कर दे और वो इस लड़की को जरूर ही रिप्लेस कर देगा किसी दूसरी लड़की से। तभी लिए तियानी अपने घुटनों के ऊपर बैठकर उससे कहने लगता कि मुझे माफ कर देना, ये मेरी गलती के कारण हुआ है और यहाँ पर जो मेरे इम्प्रॉपर सिलेक्शन के कारण आपको ये सब झेलना पड़ रहा है और इस वूमन ने वाकई में आपके लिए परेशानी खड़ी कर दी है। इम्प्रॉपरली बिहेव योर मेजेस्टी के सामने जो बिहेवियर दिखाया है वो बिल्कुल भी मतलब एक्सपेक्टेबल नहीं है। मैं वाकई में मरने के लायक डिजर्व करता हूँ। मैं इस वुमन को अभी ख्याल रखता हूँ और इमीडिएटली इसे यहाँ से डिसमिस कर देता हूँ। लेकिन हमारा एमसी इसे तो भेजना ही नहीं चाहता और वो तुरंत उसे मना कर देता है और कहता है मन में सोचते हुए कि मेरा जो प्लान है वो सिर्फ तभी काम करेगा फोर्सफुली जब मैं इसके एक्ट को काम जारी रखूंगा, कंटिन्यू रखूंगा। तभी वो उसे अपनी गोद में बाहों में उठाकर कहने लगता है कि मुझे इस तरीके की लड़कियां काफी ज्यादा पसंद है जो कि रेजिस्ट नहीं कर सकती थोड़े बहुत टेम्पटेशन को भी। मैंने थोड़ा सा टीज किया और ये बेहोश हो गई। लॉर्डली, आप वाकई में जानते हो कि आखिरकार किस तरीके के लोगों को तुमने सिलेक्ट किया जाए। तुमने मेरे दिल को कहीं जीत लिया है, मानना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो लड़की होती है दूसरी वाली, वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो रही होती है और कह रही होती है उसको देखने के बाद, मानना पड़ेगा ये जो टायरेंट है वो वाकई में एक नंबर का ठरकी है। तभी प्राइम मिनिस्टर खड़ा होता है और कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद योर मेजेस्टी। तभी हमारा एमसी किसी तरीके से स्माइल मारकर उसे ले जाने लगता है और कहने लगता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज रात को आज शाम मेरे बेड पर सर्व करेगी। दूसरी तरफ जो लड़की उसको देखकर घुर्राकर कह रही होती है कि टायरेंट चाहे कुछ भी हो जाए आज ना तो कल तुम्हें इसका तो भुगतान करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारा एमसी इसको इस तरीके से घूरते हुए नोटिस कर लेता और उस देखकर मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अगर ये लड़की मुझे इस तरीके से घूरने में लगी हुई है इतनी डिससेटिस्फिकेशन के द्वारा, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तभी हमारा एमसी और द हवस दिखाता है और उससे क्या लगता है कि मिस आजू, क्या आप भी मेरे साथ इस मेरे बेड पर मुझे सर्व करना चाहती है साथ में। अगर वाकई में ऐसी बात है तो आज रात को हम लोग लैंडलॉर्ड क्यों ना खेले, 3% लैंडलॉर्ड वाला गेम क्यों नहीं खेलते हैं। ये बात सुनकर वो पूरी तरीके से कंफ्यूज जाती है। ये गेम की बात करें तो भाई गूगल पर सर्च कर लेना, इसके बारे में तो इसका रूल्स के बारे में मुझे भी नहीं पता, शायद कुछ पत्ते वत्ते पुकर वुकर होगा कुछ। खैर गेम इज गेम, भूल जाए इसके बारे में। तभी थोड़ी देर बाद वो दोनों के दोनों लड़कियों को वो अपने बेड पर लेकर आ जाता है हमारा और उन दोनों को घूरना जारी रखता है और पूछते मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इन दोनों दो की दोनों ब्यूटियां मेरे पैलेस में मौजूद है और जितनी भी ब्यूटीज है उनमें से ये सबसे ज्यादा काम की है।
मानना तो पड़ेगा ये जो दो यंग लेडीज हैं वो काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, इनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट भी मौजूद है, लेकिन इस तरह की जो एक्सप्रेशन वो दोनों दोनों बना रही होती है वो बिल्कुल भी अजीब लग रही होती है। ये मन में सोचता है क्या लगता है ये सिस्टम ने मुझे कहा था कि भी दोनों के दोनों मुझे अप्रोच कर रही है ताकि वो इस कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सके, जो कि मेरे लिए ही काफी ज्यादा फायदेमंद है। आफ्टर ऑल वे सभी की सभी ये दोनों को ली तियानुन के द्वारा सीक्रेटली अडॉप्ट किया गया था और यहाँ पर स्पाई के तौर पर प्लांट किया गया है। मानना तो पड़ेगा इसका मतलब इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट तो क्वालिटीज तो जरूर मौजूद होंगी, लेकिन ये कितनी कितनी पिटी वाली बात है कि जो सिस्टम ने उसने सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ने मुझे डिस्प्ले किया है इसकी इंफॉर्मेशन के बारे में और इसकी एबिलिटी इंडेक्स के बारे में। मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि आखिरकार जो स्पेशल स्किल्स है इनकी वो मेरे को डिस्ट्रॉय करने में मदद करेंगे नहीं करेंगे इस कंट्री को। जब वो हमारा एमसी इतने तो सोच में होता है तो ये लड़की सोचती है और उसको देखकर घूर कर समझ नहीं आ रहा होता कि चल क्या रहा है, सोच क्या रहा है इतना, और कहती है कि ये टायरेंट है वो इतना क्यों सोचने में लगा हुआ है। और वो एक दूसरे की निगाहों में देखती हैं दोनों लड़कियां और कहती है मन ही मन में कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे हमें अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए एक दूसरे को मनाना ही पड़ेगा। हमें लगता है कि ये जो बंदा है वो हमें इतनी गंदी तरीके से ह्यूमिलेट करने वाला है, इस तरह के प्ले करने वाला, हमें फोर्स कर देगा ऐसे ऐसे काम करने के और अपनी टायरनी पर सबमिट करने के लिए मजबूर कर देगा। मानना तो पड़ेगा भाई इन दोनों की जो इमेजिनेशन है वो बहुत ज्यादा विल्ड है, कुछ ज्यादा ही विल्ड नहीं हो गई। ये भी दोनों इतनी ज्यादा घबराई हुई होती तो वो हमारे एमसी के एक्सप्रेशन को इस तरीके से देखने के ये थोड़ा और घबराती है और कहने लगती है कि अब यहाँ पर जो तू ये है कुछ भी नहीं कर रहा है हमारे सामने खड़े खड़े, तो इस ये सिचुएशन और भी डरावना बनाती है तू ये को। और इस समय पर जब जो लॉर्ड ली है हमें यहाँ पर लेकर आए थे उन्होंने स्पेशली हमें इस बात का ख्याल रखने के लिए कहा था कि तुम्हें कभी भी अपनी आइडेंटिटीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें डिस्कस के बारे में ऑलरेडी तैयार कर रखा गया है, कोई भी तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं कर पाएगा। बात करें टू वे के कनेक्टनेस के बारे में तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ज्यादा हवसी और ठरकी बंदा है और वो किसी भी ब्यूटीफुल लड़की के सामने पूरी तरीके से बह जाता है। और जो जाओ जुओ के बारे में बात करें तो ऑलरेडी उसने जाओ शू को उसे प्रोवाइड करवा दिया है, जिससे कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अलाई नहीं बल्कि मैं तुम्हारी साथी नहीं बल्कि मैं तुम्हारी कंपटीटर भी रहने वाली। तो तुम इस बात का बिल्कुल भी ख्याल रखना, अगर तुम वाकई में तू ये का ट्रस्ट को हासिल करना चाहती हो तो तुम्हें थोड़ी एक्स्ट्रा वैल्यूज तो दिखानी पड़ेगी अपनी ब्यूटीज के अलावा, तो तुम अपना टैलेंट उसे शो कर दिखा सकती हो। और मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि आखिरकार मुझे पता है कि तुम किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करोगी अपनी एडिशनल वैल्यूज को अपने उस क्यूए के सामने, तभी हमारा एमसीयू दोनों को उसकी इमेजिनेशन है उसे बाहर बुलाता है और कहने लगता है कि आखिरकार तुम दोनों के दोनों ऐसा क्या सोचने में लगी हुई हो कि तुम इतना ज्यादा सोच में खो गई हो अपनी। अभी अभी मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा, मुझे तुम लोगों ने जवाब नहीं दिया है इसका, क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मैं पूछूंगा और तुम कुछ ना कहोगी? खैर वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास किस तरह कोई स्पेशल टैलेंट या फिर स्किल्स मौजूद है क्या जिसको देखकर वो तुरंत समझ जाती है और कहने लगती है कि जैसा कि हमने उम्मीद की। तभी ये बताने लगती है कि मैं फॉर्च्यून टेलिंग में, स्टार गेजिंग में, हैंड राइटिंग एनालिसिस में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हूँ और तो और तालिस्मान, फेंगशुई, हेल्थ प्रिजर्वेशन, मेडिसिन, एल्केमी, फलाना दिखाना। इसको सुनने के बाद एमसी काफी खुश होता है और कहने लगता है कि इसकी जो स्ट्रेंथ देखकर काफी ज्यादा खुश हुआ मैं, तो इसको देखकर लगता है कि जितनी भी डॉटर्स हैं ग्रेट एल्केमिस्ट और स्कॉलर की है पता चलता है। और तभी वो शर्माते हुए किस तरीके से पूरा लाल पड़ जाता चेहरा और कह रही होती है कि मैं बेडरूम में भी काफी ज्यादा स्किलफुल हूँ, लेकिन इससे साफ साफ पता चलता है कि इसके टेम्परमेंट को देखकर कि सिर्फ और सिर्फ टच से बेहोश हो जाती है और तुम यहाँ पर तुम्हारी इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम ये ब्लेम कर रही हो, ये क्लेम कर रही हो कि तुम बेडरूम स्किल्स में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो। छे क्या इस लड़की पे ज्यादा ध्यान ना दो, अब तुम बताओ अपने बारे में कि तुम्हारे बारे में क्या खासियत बात है। तभी लड़की उसको देखकर कहती है मन में सोचते हुए, इस टैलेंट की एक्सप्रेशन को देखकर जज कर सकती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं रहने वाला उस शाह के आंसर के साथ, तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है कि मैं एक मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरे फादर के टैलेंट के कारण, मेरे फादर के जो टैलेंट था वो काफी ज्यादा हाई लेवल का था और वो कई सारे बिजनेस डीलिंग्स के दौरान वो इन्वॉल्व भी हुआ करते थे। जब वो यंग थे तब मैंने उन्हें देखा था करते हुए कि जब वो डील करने जाते थे मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ जाया करती थी और मुझे यही पता है कि किस तरीके के एनवायरनमेंट में किस तरीके से बात किया जाता है और किस तरीके से फाइनेंशियल कैलकुलेशन की जाती है और तो और ह्यूमन नेचर को भी मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। लेकिन मेरे जो ग्रैंडफादर का जो एक्सपीरियंस था उन्होंने मुझे ये सिखाया है कि ज्यादा एक्सेप्शनल अगर तुम्हारे पास टैलेंट मौजूद हो और ज्यादा स्किल्स मौजूद हो तो दूसरे लोगों के मन में तुम्हारे लिए जेलसी महसूस हो जाती है तुम्हारे पावर को देखकर। आखिरकार जो मेरा जो मेन मोटिव है यहाँ पर आने का, मेरे बदला है वो भी सेल्फ प्रिजर्वेशन के साथ। मुझे पता है कि मुझे अपनी वैल्यूज को दिखाना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे इतना दिखाना है कि मैं अपने आप को हार्मलेस शो कर सकूं। तभी उसका एक्टिंग मोड चालू होता है और कहने लगती है कि एक कमजोर वुमन होने के नाते, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक कमजोर सी वुमन हूँ, मेरे पास कोई स्पेशल टैलेंट या फिर स्किल तो मौजूद नहीं है, लेकिन हमारा एमपी तुरंत उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है मन में सोचते सोचते कि एब्सोल्युटली बात है कि इसे बिल्कुल भी बोल नहीं सकती लड़की, ये फाइनेंशियल कैलकुलेशन में ये काफी ज्यादा अच्छी है और ह्यूमन नेचर को समझ सकती है। तो वो बताती है कि मुझे पता है कि मैं बहुत दिन एक नोबल फैमिली से आई थी, मेरे जो पेरेंट्स है वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं और इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी वेल्थ को ही पास डाउन कर सकती हूँ
को, जो कि मेरे फैमिली के द्वारा मुझ पर पास डाउन की गई थी। और मनी में कह रही होती कि आखिरकार ये ऐसी इमेज एक हेल्पलेस वुमन की इमेज बनाने से बेटर क्या इमेज हो सकती है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, एक यंग वुमन है, लेकिन कोई फैमिली नहीं है। इस तरीके का बैकग्राउंड सुनने के बाद हमारा एमसी और ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि मेरे जो सुपर पावर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेल्दी होना है। इस तरीके का एक कैरेक्टर बना रही है मेरे सामने। पेरेंट्स मारे जा चुके हैं लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा अमीर है। ये तो एक अल्टरनेट यूनिवर्स बन गया इस बैटमैन का भाई। लेकिन अगर इसके बारे में ध्यान से सोचा जाए तो वो दोनों के दोनों यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकती हैं इस कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए मेरे साथ। तभी हमारा एमसी इस मौके का फुल फायदा उठाता है और कहने लगता है कि इस नेशन का रूलर होने के नाते आखिरकार मैं मिस आजुओ की वेल्थ में कैसे इंटरेस्ट दिखा सकता हूँ। तो मैं शायद पता नहीं होगा लेकिन तुमसे ज्यादा पैसा है रे अपन पास। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं मिस आजुओ है, क्या वो यहाँ पर मेरी मदद करेंगी नेशनल ट्रेजरी को मेरे लिए मैनेज करने के लिए। जैसे ये बात सुनती तो उसको समझ नहीं आता और जब वो एक बार दोबारा से सोचती है तो उसका मुंह शौक के मारा फटा का फटा रह जाता है, क्योंकि हमारा एमसी तो कुछ और ही सोच रहा होता है और मन ही मन में कह रहा होता है कि जो फैन त्याजू है वो एक प्रॉफिट ओरिएंटेड मर्चेंट फैमिली से आई हुई है और उसे पता हुआ है कि पैसे की कीमत क्या होती है और वो एमलमेंट यानी कि पैसा चुरा सकती है, फाइनेंशियली फ्रॉड कर सकती है, एम्पटी कर सकती है, मतलब खाली कर देगी नेशनल ट्रेजरी को पूरी तरीके से, जिससे कि जो इकोनॉमिक है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी और मैं ये काम इस पर सौंप सकता हूँ। ये फुल मदद करेगी मेरी इस बारे में। तो और बात करें जुगे शाह के बारे में तो उसकी जो फैमिलीज है वो स्कॉलर से बिलोंग करती है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो जो टायरेंट्स जितने भी वो सभी के सभी इमोर्टलिटी कल्टिवेट करने के लिए काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हुआ करते थे। जो मेरी मदद कर सकती है एल्केमी वाली। अब जबकि जो मिस शाह है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है तो मैं अपॉइंट करता हूँ यहाँ पर फीमेल नेशनल टीचर के तौर पर आपको, और आपको परमिशन देता हूँ रॉयल हॉस्पिटल की और रेस्पॉन्सिबल बनाता हूँ लॉन्गेविटी एल्केमी बनाने के लिए, मेरे लिए एक पिल बनाने के लिए, जिससे कि मैं और ज्यादा जिंदा जा सकूं। भाई ये बात जब ये सुनती है तो उसका मुंह भी फटाका फटा रह जाता है कि समझ नहीं आता क्या चल रहा है। दूसरी तरफ हमारा एमसी सोच रहा होता है कि किस तरीके से ये लड़की एक मेडिसिन के तौर पर जहर बनाकर लाएगी, मुझे खिला देगी और मैं मर जाऊंगा और ब्ला ब्ला ब्ला, नेशनल फॉर्च्यून गिर जाएगा और भाई ये पूरे से डिस्ट्रॉय हो जाएगी कंट्री। मैं सारा का सारा मिशन तुम पर सौंपता हूँ मिस शाह। तभी उसको कुछ याद आता है और कहने लगता है कि ओह मुझे एक और चीज याद आई, ऑलमोस्ट मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, शाह मुझे पता है कि अब तुम यहाँ पर एक नेशनल टीचर बन चुकी हो, अगली बार से जब भी मैं तुम्हें देखूं तो मैं तुम्हारे टाओस्ट रूम में देखना चाहता हूँ। ये पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है कि चल क्या रहा है ये सब, क्योंकि हमारे जो एमसी की जो इमेजिनेशन और इच्छा होती है वो कुछ ज्यादा ही हाई लेवल की होती है। अब वो हमारा एमसी यहाँ पर कॉस्प्ले करना चाहता है क्योंकि इसे कॉस्प्ले बहुत ही ज्यादा पसंद है। और इस तरीके की कॉस्प्ले देखने के बाद सुनने के बाद लड़की और भी ज्यादा शौक हो जाती है। जब हमारा एमसी इमेजिन करता है किस तरीके से कॉस्प्ले पहनकर आएगी टावर स्ट्रोम में एंशिएंट लोगों की कल्टीवेशन की ड्रेस पहनेगी तो कितना ज्यादा मजा आने वाला है, जिसको सोचकर इसके नाक से खून बह पड़ता है। और कहना पड़ता है अब जबकि जो कॉस्प्ले होने वाला है तो हम लोग इसे ऑल आउट क्यों नहीं कर देते हैं, यानी कि पूरी की पूरी हारिम को क्यों नहीं भेज देते हम कॉस्प्ले पर। और इसकी इमेजिनेशन इतनी ज्यादा विल्ड हो जाती है कि वो सोचते सोचते ये भी कहना पड़ता है कि यहाँ पर मैं कॉस्प्ले पार्टीज क्यों नहीं होल्ड कर देता हूँ इस हारिम पैलेस में। और ये कोई बुरा आइडिया नहीं रहने वाला, यहाँ पर सभी की सभी लड़कियां अलग अलग डिस्प्ले करेंगी, अपने कॉस्प्ले का फैशन दिखाएंगी। और ये सोचते सोचते भाई साहब इसके नाक से खून तो बह ही रहा होता है लेकिन इसकी लार भी टपक रही होती है ट्रक के कारण। और इसी के साथ में इस पार्ट को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ भाई इसके ट्रक के साथ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो का पहला पार्ट आप सभी को पसंद आया होगा। तो गाइस हमारे इस चैनल को रेगुलर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और गाइस लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि यहाँ पर कोई कमी है या फिर नहीं है। मुझे काफी अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट करोगे तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू एंड साइनिंग आउट।